पति काम ही नहीं करना चाहते, ड्रिंक भी करते हैं, क्या करूं? ऐसी बहुत सारी कॉमन समस्याएं आती हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ हैं, एक नहीं दो नहीं, हज़ारों के साथ। लेकिन यहाँ पर तो खैर कुछ हज़ार लोग ही जुड़े हुए हैं, फिर भी इनमें से बहुत बड़ा परसेंटेज होता है जिनकी पति, सास ससुर, स्टाफ मेंबर्स, बच्चों के पेरेंटिंग से रिलेटेड परेशानियां, जब बच्चे टीन एज में हैं, जब बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे प्री स्कॉलर हैं, जब बच्चे फिफ्थ में हैं, उस टाइम की तो अलग अलग स्टेज की पेरेंटिंग की दिक्कतें, सेल्फ ग्रूमिंग की दिक्कतें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोती हुई महिलाएं। इसके साथ ही जब हम एक ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद रीस्टार्ट करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत सारी, मतलब औरतों की लाइफ से जुड़े हुए लगभग हर मुद्दे पे समस्याएं यहाँ पर आती हैं और कोशिश करती हूँ उनके जवाब देने की। अच्छी बात यह है कि रिस्पॉन्स सभी की लाइफ में पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक, तो आज एपिसोड 86 के ऊपर हम बात करेंगे। 119 या 134 कमेंट्स इसमें हैं। कुछ ऑब्वियसली जस्ट तारीफ हैं, कुछ पिछले क्वेश्चंस के फॉलोअप्स हैं और कुछ हैं नए क्वेश्चंस जिनके ऊपर डिस्कशन इस वाले एपिसोड में होगा। तो इन प्रश्नों के, इन कमेंट्स के उत्तर देने के लिए चलो आओ बहन बातें करें। सबसे पहले अगर आवाज़ कम आ रही है तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि अभी जब मैं शूट करने बैठी हूँ, गॉड नोज़ माइक हमेशा यही होता है, फिक्स जगह उसकी, माइक नहीं मिला। पता नहीं बच्चों से मिसप्लेस हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन माइक नहीं मिला। खूब ढूंढ लिया 15-20 मिनट। फाइनली मैं बिना माइक के शूट कर रही हूँ। थोड़ी बहुत आवाज़ उससे हो सकता है धीमे आए। और दूसरी चीज़, जैसे ही मैं शूट करने बैठी रही सही कसर, लाइट भी चली गई। लेकिन अभी टाइम बज रहा है लगभग 10 बजने वाले हैं, क्योंकि मैं 9:30 बैठती, लेकिन 10 बज गए ढूंढते ढांढते। और अब अगर मैं नहीं बैठी तो फिर कल वीडियो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मैंने जस्ट शुरू कर दिया। आई होप कि थोड़ा सा जो ऊपर नीचे चीज़ें हो रही है लाइट और आवाज़ को लेके, आप लोग थोड़ा सा अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा लेना तो शायद आ जाएगी क्लियर। ठीक है, अब ये वाली जो बात है ना, प्रश्न पे आते हैं कि हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और काम करना नहीं चाहते। देखो, ड्रिंक करने वालों को आप सुधारने की कोशिश मात्र कर सकते हो। उन्हें सुधार लोगे इसकी संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि जो इंसान 10 शराब पी रहा है उसको पता होता है वो गलत कर रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है ना उसको जगाना आसान नहीं होता। तो आपको या आपके जैसी जो भी महिलाएं हैं जिनके पति ड्रिंक करते हैं, उस वजह से अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, आपको अच्छी बात ये रहेगी कि आप सब्र कर लें, ये मान लें कि मेरा पति है ही नहीं। ठीक है, ना अच्छे में और ना ही बुरे में, साथ में ये भी मान के चलो। अगर वो बिना काम करे ड्रिंक कर रहा है, उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? या तो वो आपसे ले रहा है या तो वो उधार मांग रहा है। अगर उधार मांग रहा है तो जब उधार वाले आपसे बोलें, सीधे बोलो, जिसको दिया उससे बात करो, मेरा कोई इस मामले में वो नहीं, क्यों देते हो जहर पीने के लिए पैसे। लेकिन अगर वो आपसे मांगते हैं, उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, 7 तालों में रखो अपने पैसे, लेकिन उनको एक भी रुपया आपको नहीं देना। क्या होगा? घर में कलेश होगा, हो सकता है ज़्यादा बदतमीजी हो, मारपीट तक बात पहुंच जाए। रिजिड रहो, स्ट्रिक्ट रहो, अपने आप को मारपीट से बचाओ। हो सके तो कानूनी सलाह ले सकती हो, लेकिन आपको उन्हें पैसे नहीं देने और अपनी पूरी मेहनत करके खुद पैसे कमा के अपनी गृहस्थी चलानी है। ठीक है, बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि आप शायद हाउस वाइफ हैं, जो भी है वर्किंग मोम भी ऐसी रहती हैं कि वो कमा रही हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह से काम चल रहा है, इसलिए पति इतने लापरवाह हो जाते हैं। तो उनको हमेशा मेरी सजेशन यही रहती है कि जब हमें अकेले ही सब कुछ करना है, लेट इट बी, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक तनख्वाह में आदमी सरवाइव कर सकता है, बेरोजगार तो नहीं है। लेकिन जब वो पति किसी अच्छे में नहीं है तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो किसी बुरे में भी ना रहे। फिर तो है ही नहीं ना हमारे लिए। चुपचाप अपना 2-3 टाइम का खाना जो फैमिली के लिए बन रहा है वो खाओ। अगर कुछ मदद नहीं करा सकते तो कम से कम प्रॉब्लम्स खड़ी मत करो। और शराब के लिए पैसे मांगना या शराब पी के तमाशे करना या घर में कलेश करना वही चीज़ है, उसको आपको फिर रिजिडली आपको रोकना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म। इस चक्कर में मत पड़ो कि पति की इज्जत एंड ऑल दैट। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी रोल में हो,
तो उसको सम्मान नहीं मिलता, वो डिज़र्व नहीं करता वो इज़्ज़त। जो लोग लगे पड़े हैं मेहनत करने में, सारा खेल इज़्ज़त का ही है, अपनी इज़्ज़त कमानी पड़ती है, कोई मांगने से नहीं देता। तो जब पति होके पति की जिम्मेदारियां जो नहीं निभा रहा, उसको पति के हिस्से का सम्मान भी नहीं मिलता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो सब्र रखो अपने कंधों पे कि मैं कर लूँगी, और करो। सुधर जाए बोनस, नहीं सुधरे आप इतनी स्ट्रांग हो जाओगी कुछ सालों में ही कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बच्चे तो पालने ही है ना, गृहस्थी तो चलानी ही है ना। अगर लाइफ पार्टनर में से एक निकम्मा हो गया तो अगर आप भी हिम्मत हार जाओगे तो कुछ नहीं होने का। लेकिन अगर आप भी अकेले चलते रहे तो एक पहिए से भी गाड़ी कुछ आगे चल जाएगी। ठीक, चलो अब लाइट आ गई और बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, मैम मेरे 2 बच्चे हैं, गुड़िया 8 साल की, बेटा 2 साल का। मेरा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, मेरा शाम का काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सुबह का तो मैं 8-9 बजे तक कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा बताइएगा मैं कैसे अपना टाइम शाम का मैनेज करूँ कि अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा उनको बाहर खेलने के लिए जा सकूँ। अगर आपका शाम का टाइम लेट हो जाता है, 2 काम करो। जब लंच के बाद रसोई साफ़ करती हो, उसी टाइम पे डिनर में क्या बनाना है उसकी थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन तभी कर लो। कोई चीज़ काट के रखनी है, उबालनी है ना। भिंडी या पालक वाली चीज़ें हैं कि धो के बाद थोड़ा सा हल्का सा उनको रिंस होने की चीज़ें चाहिए, वो है, या लीफी वेजिटेबल है उनको साफ़ करना है, उनको आप दोपहर की जब क्लीनिंग करके बर्तन वगैरह साफ़ करते हो तभी कर दो। तो प्री प्रिपरेशन से आप देखोगे जादू की तरह आपकी जो टाइमिंग है ना वो कम हो जाएगी। और अगर दोपहर में भी क्लीन नहीं करते हो, अगर ये भी है तो वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप लंच कर लो, सब लोग कर लें, उसके बाद सारा कुछ क्लीन करके सॉर्ट करके बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दो। केवल शाम के लिए हमारा वही बचे कि बस खाना बनाना। ठीक है, पहला तो प्री प्रिपरेशन हो गई आफ्टरनून में। और दूसरा, अगर आप अभी तक 7 बजे शुरू करती हो खाना बनाना तो 6 बजे से लगो। और अगर खेलने के टाइम पे आपको 5 से 7 बजे के बीच का टाइम, आपको बीच में 1 आध घंटा खेलने का चाहिए, तो इधर आपने प्री प्रिपरेशन मैक्सिमम कर दी। जब आप खेल के आओगे बच्चों को या खुद अपना कुछ पीने का लो, जूस, कोल्ड कॉफ़ी या जो भी नींबू पानी वगैरह है, एंड देन जस्ट उसके बाद लग जाओ तो निपट जाएगा। कुल मिला के एक अपना ड्यूरेशन सेट करो कि चेक करो, सेट नहीं करो, चेक करो कि आपको टोटल खाना बनाने में टाइम कितना लगता है। तो अगर आपको 1.5 घंटा लगता है तो अब उस 1.5 घंटे को आपको इधर उधर खिसकाना आसान होता है। आपको एग्जैक्ट अंदाजा होना चाहिए कि अगर मैं चॉपिंग भी अभी करूँ तो मुझे खाना कितनी देर लगेगी। जैसे मेरा फिक्स है 1 घंटा, तो वो 1 घंटा कब होगा बस हमें ये इधर से उधर एडजस्ट करना रह जाता है। इस तरीके से काम करो तो हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लीज़ 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 आंसर करें। मेरी ननद बहुत एग्रेसिव है, वो अपनी मम्मी को सबके सामने भी ज़ोर से डांट देती है। वो उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे शुरू से कुछ नहीं कहा। वो अपने भाई की भी नहीं सुनती। कल को उसकी शादी हो तो क्या वो अच्छे से रहेगी या वहाँ भी ऐसे ही करेगी? उससे तो हमसे काफ़ी रिच फैमिली चाहिए। ये सब क्या मुझे फ्यूचर में अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल और मेंटली? आपको क्यों ही अफेक्ट करेगा? वो जाने, उसका काम जाने। जिनका काम सुधारने का था उन्होंने सुधारा नहीं, आप कौन खामखा। सीधी बात ये है। अगर लड़की कुछ बेवकूफ़ी करती है ससुराल में, बदतमीजी करती है, तो कोई ये कहेगा कि तेरी भाभी ने तुझे क्यों नहीं सिखाया? आप तो हो ही नहीं सीन में, बेफालतू की आप जो है अपने आप को इसमें मान के चल रही हो। एक्चुअली बहू जो है ना वो कभी भी नहीं होती फैमिली फ्रेंड में, वो सिर्फ काम करने के लिए होती है। तो अगर कुछ होती भी है आगे तो आप कहीं नहीं हो उसमें, है ना। उसकी माँ को कहेंगे, भाई को कहेंगे, किसी को भी कहें, आपको नहीं कहेंगे। तो आप शांत रहो। और दूसरी चीज़ जो आपकी चिंता है कि क्या वो कर पाएगी, तो जो लड़की अपने मैके में अपने माँ बाप और भाई के साथ नहीं कर पा रही एडजस्ट, वो ससुराल में क्या ही करेगी? कम ही फिर सास ससुरों के निकलेगी। ये ऑब्वियस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, होना है ये तय है। और तीसरी चीज़ कि क्या आपको मेंटली या फाइनेंशियली, अब आपसे रिच फैमिली उसको चाहिए। रिच फैमिली में फ्री में तो कोई जाता नहीं, सीधी बात है, मोटा दहेज देना पड़ेगा। कोई भी लड़के वाला अपने से नीची रिश्तेदारी में से अगर लड़की लाता है तो 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो लड़की इतनी बढ़िया है कि उसके ऊपर वो पैसे का नुकसान झेला जा सकता है, या फिर उसको मोटा दहेज मिल रहा है ना। अपने वो नुकसान में कभी नहीं रहेगा लड़के वाला। तो सीधी सी बात है, अगर होगा तो फाइनेंशियली आपको झटका लेना पड़ेगा, अगर उन्होंने नहीं जोड़ रखा उस हिसाब से, है ना।
बाकी मेंटली आपको कोई वो नहीं होना, कुछ नहीं होना। और फाइनेंशियली भी भैया सीधी बात है कि मांगने को तो कोई भी मांग लेगा कि मुझे करोड़पति अरबपति के यहाँ, सभी का मन करेगा जाने को, कौन नहीं चाहेगा लग्जरी लाइफ जीना, लेकिन चाहने से हो थोड़ी जाता है। उसमें फिर यही है कि या तो दीदी आपकी शक्ल इतनी बढ़िया हो कि आपकी शक्ल देख के कोई ले जाए, बाकी भाई दूल्हा तो खरीदा जाता है, सीधी सीधी बात है। तो जितना महंगा आएगा आपके बजट में उतना ही तो दिलवाओगे, खुद को बेच के थोड़ी दिलवाओगे। और वहाँ जाके क्या करने वाली है वो आपको पता ही है। तो आप सॉर्टेड रहो, आप नहीं हो फ्रेम में। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी एक बेटी है जो क्लास 8 में पढ़ती है, वो पढ़ाई में अच्छी है, कोचिंग भी करती है, बट मैं उसको कौन सा ऑनलाइन कोर्स कराऊं जिससे उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, प्लीज़ सजेस्ट मी। ऑलरेडी उसका स्ट्रॉन्ग ही है, तभी तो वो क्वेश्चन पढ़ पा रहा है, क्वेश्चन सॉरी कोचिंग, मैं दूसरा क्वेश्चन देखने लगी, तभी तो वो कोचिंग करा पा रही है। तो बेस तो उसका स्ट्रॉन्ग ही है ना। बाकी भाई कंप्यूटर की नॉलेज आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप कंप्यूटर का कोई अच्छा कोर्स उसको 5-6 महीने वाला करा सकते हो। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, इस टाइम पे जो पढ़ाई चेंज हुई है, आई डोंट रियली हैव एन स्ट्रॉन्ग आइडिया, क्योंकि जो मेरे टच में थे बच्चे, मेरे भतीजे भांजे भांजी, अब वो दूसरे फेज़ में आ गए, सब शादी और नई वाली शादी और बच्चे, प्रेगनेंसी, वो इन सब दौरों में चल रहा है। अभी इस दौर का कोई बच्चा है ही नहीं टच में कि जिसके थ्रू मुझे ये पता चलता रहा है कि हाँ फाइनेंस इस टाइम पे एजुकेशन में क्या चल रहा है। तो जितना मेरी बच्चियाँ बढ़ती जा रही हैं उतना मुझे पता चल रहा है। मेरा फ़िलहाल वहाँ से कनेक्शन कुल मिला के कटा हुआ है। तो कंप्यूटर में इस टाइम पे कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा अच्छा है, ये आपकी बिटिया ही सबसे अच्छा बता पाएगी, या फिर उसके स्कूल के जो टीचर्स हैं जो उसको पढ़ाते हैं, है ना, उनसे आप डिस्कस करो, वो आपको ज़्यादा अच्छी राय देंगे इस मामले में मुझसे ज़्यादा। फाइनली ये अभी बहुत बार क्वेश्चन कर चुकी हैं, लेकिन आज लग रहा है शायद मैं इनका क्वेश्चन पढ़ पाऊंगी, बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। पढ़ने लायक ही नहीं होता था, थोड़ी बहुत तो मैं कर देती हूँ अपने आप ही ठीक। चलो देखते हैं। दी, मेरे पति को मेरे से कुछ मतलब नहीं रखते, कोई इंट नहीं करते। अब इंट क्या है पता नहीं। जिम्मेदारी से भागते हैं, बस उनकी ज़रूरत हो जाए हम भाड़ में जाएं। उनकी परिवार उनके साथ बहुत गलत किया करता भी है, लेकिन ये गिरे रहते हैं। हम समझते हैं तो जाकर सारी बात बताते हैं, समझाते हैं। इसका फ़ायदा उठाया जाता है। मैं बुरी बनती हूँ सबकी नज़र में कि देखो अलग होने के बाद पति से भी नहीं पटती। पति खुद अपने तो हैं, मेरी भी बेइज्जती करवाते हैं। क्या इसी ये चलेगा तो हम रोड पर आ जाएंगे। हमें तो कोना लगा दिया गया है, अपना खाओ बनाओ नहीं, सब कुछ बातें हैं सारी, कमाक का मालिक है वो लोग। एंड में यही हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रही हैं। अभी जो मुझे इस बार समझ में आया इसमें ये है कि इनके पति और उनके इन लॉज के बीच में जो गड़बड़ होती है, तो ये समझाने की कोशिश करती हैं, तो पति उल्टा इनकी बातें जाके अपने घर वालों को बता देता है और उल्टा होती है बेइज्जती इनकी। देखो इतनी बात मुझे समझ में आई है, बाकी हो सकता है मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन ये वाली बात जितनी है उसका इलाज सिंपल ये है। अगर आप किसी को अपना समझ के अपनी सीक्रेट उसको बताते हैं एंड वो जाके थर्ड पार्टी को बताता है, स्पेशली उनको बताता है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सामान्य सी बात है अगली बार आप उस बंदे से बात नहीं करेंगे उस स्तर की। तो यहाँ पर आपको यही अप्लाई करना है। आपके पति अपने घर वालों के प्रति कुछ भी बोलें सुने कुछ भी है, आपको उसमें हाँ में हाँ मिला देनी है कि हाँ जी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। बस आपको उसमें अपनी तरफ से बात जोड़ना समझाना कुछ नहीं करना, क्योंकि वो जाके वहाँ कहेंगे माँ बाप बेटा सब एक हो जाएंगे, बुरी कौन बनी बहू। तो जब आपके साथ बराबर ये हो रहा है तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी होगी। दूसरी चीज़ कमाई का, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको एक किनारे कर भी दिया ठीक है, तो शुक्र मनाओ कि जितना जल्दी आप हो गए। जब तक रहते और 10 साल बाद वो करते आप बिल्कुल नहीं पनप पाओगे। जब आपको लग जाए कि भैया यहाँ से हमें एक किनारे कर सकते हैं, या हमारा परिवार हम मान रहे हैं वो हमें परिवार नहीं मान रहा, हमें उस संपत्ति में से कुछ नहीं मिल रहा, जब आपको ये समझ में आ जाए ना, सोचो भगवान की आप पे कृपा हो गई जो आपको इतनी जल्दी पता लग गया। जब भी आपको पता लगा जब जागो तब सवेरा वाली बात होती है। और अपने जो कमाई है उसको समझदारी से हर महीने अपनी कमाई का 20% इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। जिस भी एज में आप जागे, जिस भी एज में आप फ्री हुए,
ये हमेशा काम करता है फॉर्मूला। कुछ सालों बाद आपका स्तर जहाँ भी आज हो, चाहे 10,000 वाली कमाई पर हो, चाहे 15, 20 या 1 लाख, अगर आप अपनी कमाई का किसी भी प्रकार से बचा के 20% इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बचत से ही 4-5 सालों में आप उस घेरे को तोड़कर अगले पायदान पे पहुंच जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अगर आप बैठे रोते रहे कि हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, दूसरे को दे दिया, तो देखो उससे रो लो, आप पूरी ज़िंदगी रो लो, रो रो के आंखें फोड़ लो, होना कुछ नहीं है ना। दूसरे की कमाई पे मत मुँह धो, भले वो दूसरे आपके सास ससुरी हो। हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिकली कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी नौकरी ऐसे तो बोल रही हूँ नहीं भी होती, चाहे मुझे प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती, चाहे मुझे कुछ भी करना होता, मजदूरी करनी पड़ती, लेकिन अगर कोई मुझे अपने पैसे नहीं दे रहा, मैं हूँ इसलिए, तो मैं उससे मांगूंगी नहीं। जो मेरे हाथों में है, जो मेरे दिमाग में हुनर है, मैं उससे कमाऊंगी और उसे अपनी किस्मत मान के उसी को बढ़ाऊंगी जितना होना है। यही तरीका है अपना आत्मसम्मान बचाने का। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। 1 साल पहले तक सास के साथ सब अच्छा था, छोटे देवर की शादी फिक्स हुई तो घर छोटा पड़ रहा था, तो सास ससुर ने प्लॉट दिया और हमने घर बनाया उनकी मर्जी से। अब जब भी ससुराल जाती हूँ तो सास का मुंह फूला रहता है। पहले मैं हफ्ते में 2-3 बार जाती थी, अब 15-20 दिन में 1 बार जाती हूँ। तब भी ठीक से बात नहीं करती, मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने को। 2 देवरानी हैं, वो बात बात पर ताने मारती है आने जाने को लेकर। मैं सिलाई करती हूँ तो टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ। आप अपनी जगह जब बिल्कुल ठीक हो, उनको लग रहा है कि अलग रहने के बाद भी, या तो आप सीधे पूछ लो कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब मैं डेली आऊँ, है ना। किस बात का बुरा लग रहा है, डेली आना चाह रहे हो तो मैं मतलब डेली आऊँगी। भाई मेहमानदारी में ही तो आ रहा है आदमी, इनके लिए भी काम बढ़ेगा, मैं भी अपना काम छोड़ूंगी, कोशिश भी करूँ तो डेली आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही ज़रूरत होती है या हफ्ते में 2 बार मैं आती हूँ ना। तो एक बार अगर सास के साथ बॉन्डिंग अच्छी थी तो क्लियरली बैठ के बिना देवरानी जेठानी के या उनके साथ जैसे आपको ठीक लगे एक बार बात कर लो। अगर मुद्दा यही है कि वो चाहती हैं आप ज़्यादा बार जाएं और आप जा रही हैं कम बार, लेकिन अगर एक और चीज़ हो सकती है कि आप अलग रह के मान लो अच्छा कमा खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, अच्छा घर संभाल लिया, तब भी चिड़न होती है, सास को भी होती है कि मतलब मेरी मदद के बिना एक गृहस्थी चल कैसे रही है, मेरा बेटा मेरे बिना दूसरी महिला के साथ कंप्लीट कैसे फील कर रहा है, ये भी एक मुसीबत आती है। और रही बात दौरानियों की कि नहीं आती नहीं आती, उनके पेट में दर्द ये होगा कि ये अकेले रह के मज़े ले रही है और हम यहाँ सास ससुरों की सेवा कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा। तो एक बार बैठ के अपनी सास से बात कर लो कि क्या आप चाहती हो कि मैं डेली आऊँ क्या, है ना। थोड़ी कोशिश अगर मैं करूँगी तो भी मैं डेली नहीं आ पाऊँगी, काम रहता है, आप कभी वहाँ आके रह लिया करो, कोशिश करूँगी थोड़ा और जल्दी में आ जाया करूँ। अगर इस बात से नाराज़ हो तो आराम से बात कर लो, देवरानियों से भी पहले एक बार आराम से बात तो करो। बाकी जो असली बात है अंदर निगेटिव वाली, वो मैंने आपको बता दी। अगर पॉजिटिवली कुछ नहीं है तो नेगेटिव ये हो सकती है बात, अगर ये निकल के आए तो आप कुछ नहीं कर सकती। अपनी गृहस्थी एकदम बढ़िया तरीके से संभालो, जैसे चल रहा है चलने दो, मुंह बन रहा है नहीं बन रहा है, 15-20 दिन में जैसे जाती हो जाती रहो, ठीक है ना। अपने आप ही धीरे धीरे अगर कोल्ड वाइब्स आनी होंगी तो रिश्ता धीरे धीरे फॉर्मेलिटी वाला रह जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से उसे फॉर्मेलिटी वाले को भी मत तोड़ना, चलने दो जैसा चल रहा है। नेक्स्ट, दीदी मेरी सास को मैं कभी अच्छी बहू नहीं लगी, चाहे मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर लूँ, कोई भी हमेशा बेटी ही अच्छी है, फिर चाहे वो अपने अंडर गारमेंट्स तक अपनी माँ को ही दे दे धोने के लिए। मेरी सास हमेशा नंद के बच्चों के लिए केयरिंग है, मेरे बच्चों के लिए बस फॉर्मेलिटी पूरा करती है उनका सिर्फ। अगर मैं बोलूँ तो मेरी स्वर्गवासी दादी के ऊपर टोन दिया जाता है वो तुम्हारी नौकरानी थी, मैं नहीं, क्योंकि मुझे मेरी दादी ने माँ से भी ज़्यादा पाला है। आज मेरी सास को जब डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है तो वहाँ बेटी का नहीं बहू का फर्ज है सेवा करने का। मुझे थोड़े टाइम के लिए मैके जाना है, नहीं जा पा रही, वर्किंग होने की वजह से मैं वहाँ ज़्यादा जा नहीं पाती, तो क्या मुझे मैके जाने के लिए हस्बैंड को फोर्स करना चाहिए? अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जाती हो तो भाई अगर आपको देखो, चॉइस होती है हमारी हमेशा। अगर आपको टेक्निकली राइट होना है तो अगर आप जाती हो 10 दिन के लिए तो 2 दिन रह के आ जाओ, क्योंकि बेड रेस्ट पे हमेशा तो वो रहेंगी नहीं, एक टाइम है उनका। अब इस टाइम पे आप क्या निर्णय लोगी, आगे आपकी छवि उसके आधार पर निर्धारित होगी।
रोक आपको कोई नहीं सकता। आपका मन है कि मैं तो जाऊंगी, आप जा सकती हो। आपका मन है कि मैं यहीं रुकूंगी, नहीं जाऊंगी, वो भी कर सकती हो। बीच का रास्ता निकालना है, वो बेस्ट है कि मिल भी आओ लेकिन यहाँ भी कर लो। उन 2 दिनों के लिए मुंह चढ़ के कह दो कि भैया दीदी भी तो आ सकती हैं, आपने सारी ज़िंदगी उनकी सेवा करी है, 2 दिन नहीं कर सकती क्या वो आपकी? है ना, मुझे ज़रूरी है जाना, मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगी, आपकी वजह से मैं पूरा महीना है 10 दिन के लिए नहीं जा रही, 2 दिनों के आ रही हूँ। आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि आपको बुरा लगा है ना। उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि जिस लड़की के लिए मैं मरी जा रही हूँ, जिस बेटी के लिए मैंने बहू को नीचे रखा हमेशा, उससे 2 दिन मेरी सेवा हुई नहीं हुई। तीसरी चीज़, जब आप सेवा कर लोगी, मे भी जो अब तक नहीं हुआ उनका हृदय परिवर्तन अब हो जाए। ठीक दी, जब आपकी बेटियों ने खाना शुरू किया था तब आप उन्हें कैसे और क्या खिलाती थी, प्लीज़ डिटेल्स में बताइए। मैं तो दाल में सारी सब्जियां डाल के घोट दिया करती थी, वो दाल पिला दिया करती थी। दाल चावल, उसमें दाल ज़्यादा चावल कम, इस तरीके से दाल अपने हाथ से खिला दी, चावल खिला दिए। कोई भी सब्ज़ी है मिर्च कम रखी, चावल या रोटी उसमें जैसे हम नॉर्मल खाते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे को ऑप्शन मत दो। हमारे यहाँ अगर रोटी सब्जी वाला आइटम है तो रोटी सब्जी उनको तोड़ तोड़ के खिला दी, और जब दाल चावल है तो दाल चावल खिला दिए। बस छोटी थी, खिलाती अपने हाथ से थी शुरू में, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही उनको दे दिया अपने आप खाओ। तो वो खेलती रहती थी, मैं खिलाती रहती थी, टीवी के साथ बैठ के या उनके पीछे पीछे भाग के। 1 टाइम 2 टाइम का जो भी मेरे हिस्से में आता था, क्योंकि स्कूल था। बाकी मेरी सास भी खिलाती थी, तो वो यही था कि अपने साथ बैठा लिया, अपनी थाली भी रख ली, उन दोनों की छोटी छोटी थालियाँ लगा दी और उनमें से उनके मुंह में भी डालती रही, खुद भी खाती रही। तो मोस्टली टीवी चल रहा होता था, अच्छे कार्टून, उसमें कान्हा जी वगैरह के ये सब चीज़ें रहती थी। वो चल रहा है, बच्चे का ध्यान उसमें है, उसके मुंह में हम डालते जा रहे हैं तो खा जाता था शुरू से। इसीलिए इनमें आदत यही पड़ गई कि जो हमारे लिए बन रहा है उन्हें पसंद है। अगर आप उनसे पूछोगे ना उनकी फेवरेट चीज़ें, तो उसमें से अगर 2 बाहर की होंगी, चाहे मोमोज ये वो बता भी देंगी ना, मैगी मोमोज पिज़्ज़ा कुछ 1 2, लेकिन उसके बाद के 7 आइटम घर के होंगे। कि भिंडी पसंद है, अब आज बनाया मैंने बैंगन का भरता, तो कूद रही थी आराध्या प्रॉपर, है ना। या फिर आलू का पराठा उन्हें बहुत पसंद है, कभी भी पूछो नाश्ते में क्या बनाएंगे, आलू का पराठा, है ना। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको घर वाली जब आप चीज़ें खिलाते रहते हो, तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों को खिलाना। सिंपली शुरू से जो आप खा रहे हो वो खिलाओ। बस ये है, अगर बड़े लोग ज़्यादा चटपटा खा रहे हैं तो बच्चे के में थोड़ी सी मिर्ची कम कर दो, ताकि वो आराम से खा ले, भगे ना, है ना। स्वाद अच्छा होना चाहिए, सब्जी चाहे सिंपल सी हो, एक ज़रूरी नहीं है पूरी सतरंगी थाली बनाओगे, ये पीस वो डाल। अरे उस खाने में इंडियन फूड जो हम खाते हैं, कभी हरी सब्जी बन गई, कभी दाल बन गई, कभी रोटी, कभी चावल, कभी छोले राजमा, कभी कढ़ी। ये जो सिंपल कुकिंग है ना, जो आप पिछले 4 सालों से मेरे देख रहे हो, आप दिमाग लगा के अगर इसके न्यूट्रिशनल वो करोगे ना, सारी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी मिल जाती हैं, एंड दैट इज़ द की। बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी सब कुछ खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, भर के यहाँ तक कुछ मत खाओ, तो आप भी ठीक रहोगे, बच्चे भी ठीक रहेंगे। क्लीनिंग बॉडी की ज़रूरी होती है। हम क्या कर रहे होते हैं कि अच्छे 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 के चक्कर में ना यहाँ तक भर लेते हैं गला, और फिर उसको हजम करने के लिए हमें हिलानी भी नहीं है बॉडी, ड्यू टू टाइम, ड्यू टू आलस, कुछ भी कह लो, तो वो प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सब कुछ खा रहे हो, थोड़ा 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 थोड़ा, वेराइटी ऑफ फूड्स है, हो जाएगा सब सही। तो बच्चों को खिलाने की इतनी टेंशन मत लो कि क्या खिलाएं, जो आप खा रहे हो सिंपली, आप खा रहे हो 2 रोटी 3 रोटी, उनकी बनाओ 1 रोटी स्टार्टिंग में, बस घी लगा के बढ़िया सॉफ्ट रोटी बनाओ और अपने हाथ से तोड़ के ऐसे मसल दो, उसके बाद उसके मुंह में डालो। उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, दांत भी पूरे नहीं होते, खा लेंगे। स्वाद अच्छा होना चाहिए, बस खुद खा के एक बार देख लो सब्जी, मिर्च चटपटी कम हो, घी डालो बढ़िया उसमें, और फिर खिलाओ। अपने साथ थाली लगाओ उसकी, उसको अपने आप इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट, दी, मेरी हबी को बुआ जी ने पाला है, शादी के बाद मैं अपने हबी के साथ रहती हूँ बाहर ससुराल में, बट सास अपने रियल बेटे बहू के साथ रहती है। मैं जब भी ससुराल जाती हूँ मुझे अपनापन नहीं लगता। 7 साल तक बहुत कोशिश की रिश्ते संभालने की, बट नहीं संभल पाए। हबी का को रियल भाई बहन है, उनको लगता है हम उनको ज़्यादा मानते हैं। बुआ सास के बेटे बहू बेटी को लगता है हम रियल वालों को ज़्यादा मानते हैं।
सच बात तो यह है कि रिश्ते किसी से भी अच्छे नहीं है, समझ ही नहीं आता कैसे रिश्ते संभालूं। जितने आप कर सकते हो आप कर रहे हो, है ना। रिश्ते इज लाइक रेत, आप उसको जितना कस के पकड़ने की कोशिश करोगे ना, कई बार वो हाथ से फिसल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। और एक बात और जो मैंने सीखी है रिसेंट ईयर्स में, सब कहते हैं ना रिश्ते दिल से निपते हैं, रिश्ते दिल से निपते हैं, गलत है। रिश्ते दिमाग से निपते हैं। अब इसमें दिमाग कुटिलता वाला नहीं, लेकिन आपको सजग होके टेक्निकली राइट होते हुए दिमाग से रिश्ते निभाओगे, रिश्ते चल जाएंगे। दिल से निभाओगे, गलतियां होंगी, टूटेंगे। ये मुझे अब रियलाइज़ हो गया, पिछले शायद कुछ महीने कह लूँ, लेकिन हाँ 6-8 महीने, मुझे नहीं पता सडनली कैसे क्या क्यों, लेकिन हाँ पिछले साल कुछ चीज़ें हुई ऐसी कि जो रिश्ते अच्छे खासे चल रहे हैं उनमें भी ऐसा मुझे लगा कि अगर मैंने सजग होके चीज़ें या सजग होके डिसीजन नहीं लिए या अपने एक्ट्स को सजग होके मैंने फॉलो नहीं किया कि मैं क्या कर रही हूँ, मॉनिटरिंग कहना चाहिए अपने दिमागों की, अपने इमोशंस की नहीं की, तो ये भी टूट सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, तो मैं बहुत कॉन्शियस होके बीइंग टेक्निकली राइट फूक फूक के एक कदम रखा, एंड वो फेज जो था वो पार हो गया एंड चीज़ें सॉर्टेड हो गई ख़राब होने से पहले। तो ये मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। कहते हैं ना ज़िंदगी आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो अभी जो मेरी लेटेस्ट सबसे बड़ी जो समझ आई है ना इस चीज़ को लेके, वो यही है कि जो हमेशा मैं सुनती आई थी ना, रिश्ते दिल से निभाओ, जो रिश्ते दिल से निभाते हैं वो निभ जाते, बिल्कुल गलत है। रिश्ते तब निभाएंगे जब आप उन्हें दिमाग से निभाओगे। उसने मेरे लिए कितना किया है, मेरा उसके लिए कितना करना बनता है, भले मेरा मन है नहीं है ना। सामने वाले को मेरी ज़रूरत है, कितना मेरा वहाँ करना बनता है, चाहे मेरा मन है नहीं है। चूज़ करनी है 2 चीज़ें शेड्यूलिंग में, जिसकी रिश्ता जितनी प्रायोरिटी का है वहाँ पर उतना टाइम देना है नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। या फिर किसी ने कुछ गलत हमारे साथ कर भी दिया, किसी ऐसे रिश्ते ने कोई चीज़ 1-2 स्टेप गलत कर दिए, लेकिन आपको उसे देख लेना है कि भाई इसने अब तक मेरे साथ क्या क्या किया है, वो सब क्या हो रहा है, आप दिमाग में ही तो कैलकुलेट कर रहे हो, और फिर उन सब के अकॉर्डिंग जब आप काम करते हो तो रिश्ता बच जाएगा। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया ना, इस चीज़ के बाद तुरंत फिर मैंने सोचना शुरू किया। तो जितने भी रिश्ते अभी तक मेरी लाइफ में टूटे हैं, ख़त्म हुए हैं, मुझे सडनली ऐसा लगा कि किसी ने एक लाइट जला दी हो कि यार ये समझ अगर मेरे में पहले आ जाती कि रिश्ते दिल से निभा रही थी मैं, मुझे किसी की कहीं बात बुरी लगी, मेरा मन नहीं किया, है ना, मैंने बोलना बंद कर दिया, मैंने अपनी तरफ से स्टेप बैक कर लिया कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मतलब क्या हो रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन टूटी या कुछ भी है ना, मेरा अपमान हो गया और मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। लेकिन अगर मैं दिमाग से चल रही होती तो शायद फॉर्मेलिटी वाले ही रहते, लेकिन रिश्ते रहते। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है ना कि आपके जो रियल हैं उन्हें लगता है उनको ज़्यादा मानती हैं, उन्हें लगता है इनको ज़्यादा मानती हैं। अब आप बिल्कुल पॉज ले लो एक, ठीक है। सबके साथ अपनापन फील होने वाली बात की फील नहीं होता, उस फीलिंग को ना एक किनारे रख दो। जस्ट बी टेक्निकली राइट, आपका जो फ़र्ज़ है उसको पूरी तरीके से निभाओ। मन को एक किनारे रख दो, आपको मन कर रहा है करने का या आपको करके खुशी मिल रही है, उन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ। जस्ट आपकी ये ड्यूटी है, देन डू इट, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन लीव द प्लेस। कुछ दिन इस चीज़ को फॉलो करो, थोड़े टाइम में आप एक ऐसा रिश्ता हो जाएंगी हर एक की लाइफ में जो सिर्फ अच्छा दे रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा किसी की लाइफ में, दिमाग में, दिल में, ठीक है। तब वो रिश्ते वापस धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे कि आप गिन पाओगे कि हाँ भाई ये कुछ लोग हैं या इनके साथ मेरे टर्म्स ठीक हैं, या आप कुछ कहोगे तो वहाँ सुन लेंगे, इतना है। तो अभी जो हो रहा है ना वो मैसअप हो रहा है आपके इमोशंस और आपकी ड्यूटीज़ के बीच में। इमोशंस को बिल्कुल मॉनिटर करो अपने ध्यान से और कंट्रोल करके एक किनारे रख दो, देन जस्ट फॉलो योर ड्यूटीज़ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन।
नेक्स्ट थोड़ा सा इन्होंने आगे मेरे बारे में लिखा है, यहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ। माई सन इज इन क्लास 8, आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज हाउ टू प्लान हिज स्टडीज. He is an average student and studies at 11th hour. His school does not give any homework or daily practice assignment. How to go about for each of the subject. Example, read lesson, learn question answer, etc. Which subject on which day. My boy is lazy. I work from home and sit beside him. To pursue him to study does sometime, but if he sees an enough confusion of my face, he disappears. My elder on his 9-5. It is so difficult to train kids and persuade them to do things. Maybe it's true only in my case. My elder sister is a teacher and she could do it just like you did. I think teachers have a natural knack to convince kids and bring them up superbly. I have been struggling all through. My kids are good, but I want them to be disciplined. सिंपल है, जितने सब्जेक्ट हैं, है ना, आपका बेटा है 8th में, तो कम से कम उसके 10 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक। अब 10 सब्जेक्ट में विच सब्जेक्ट विच डे नहीं होएगा। एक दिन में जो मैं पैटर्न फॉलो करती हूँ, एक दिन में 1.25 से 1.5 घंटे में लगभग 3 सब्जेक्ट। और जब तक 4th तक में थी ना, ये 5th में तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ इनकी पढ़ाई में, लेकिन 4th तक जब तक थी 1 घंटे में 3 सब्जेक्ट, यानी 20 मिनट एक सब्जेक्ट को मैं इनके देती थी, विच एक्सप्लेन करना है या कुछ भी, जिसमें इन्हें सिर्फ देख के लिखना है, उसमें मेरी ज़रूरत नहीं है, वो ये अलग करेंगी, ठीक है। तो ये होता है। अगर आपके थेरेटिकल सब्जेक्ट हैं, सबसे पहला वही है कि आपको चैप्टर उनको एक्सप्लेन करना है या वो खुद पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले रीड चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद जो भी हेडिंग्स हैं उनमें पाठ का सार छुपा होता है, तो आप उन हेडिंग्स को पूछ सकते हो कि अब इसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। सेकंड स्टेप हो गया, जब आपने क्वेश्चन आंसर के रूप में उस पाठ को रिवाइज कर लिया, देन आती है बारी आपके क्वेश्चन आंसर्स की, जो कॉपी में दिए हुए हैं, किताब में दिए हुए हैं पीछे, या फिर लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उसमें आएंगे आपके वर्ड्स मीनिंग, ठीक। वर्ड का जितना काम है इसमें आ सकता है आपका मेक सेंटेंसेस, पर्यायवाची, सिनोनियम, एंटोनियम, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज के तौर पे उसमें लिटरेचर और लैंग्वेज को एक साथ ले लें तो ऐसा है कि मैथ्स को आपको डेली लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 1 दिन का ब्रेक ले लो। बाकी के सब्जेक्ट कोई से भी 2-2 का आप बना लो एक सेट, कि मैथ तो है ही परमानेंट है, 20 मिनट आधा घंटा चाहे पढ़े, लेकिन उसके साथ 2 सब्जेक्ट आपके हैं, एक दिन बैठ के टाइम लगा के अपना बना लो, कागज़ पे चिपका दो, सिंपल उसमें से देखना है, बताना है, और यही है कि भाई आज इसमें रीडिंग है, आज ये है। तो अगर आप दिन के 2 सब्जेक्ट ले रहे हो, एक मैथ हट गया आपका, 9 बचे, 9 में से 2-2-2 करके जब आप कर रहे हो तो 6-7 आपके मिड वीक तक ख़त्म हो जाएंगे। जिनमें कोर्स ज़्यादा है उनको फिर फ्राइडे सैटरडे वो रिपीट भी करवा सकते हो। इस तरीके से बनाया जाता है, तो जैसा काम वैसा वो। अब इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है कि उनको प्रैक्टिस ही चाहिए, जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे एग्ज़ाम वाले दिनों में आपको लगेगा इसमें कुछ करना ही नहीं है। बाकी ये है, लर्न भी करे जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में अलग से भी याद करने पड़ते हैं, तो उसमें आपको मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज कोशिश करनी है कि वो अपना डेली निकलते रहें, चाहे 15 मिनट ही इंग्लिश लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के निकले, लेकिन उनको निकालते रहो। और जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो ये है कि एक बार तो हफ्ते में सभी का नंबर आ ही जाएगा, जिनका कोर्स ज़्यादा है उनको हफ्ते में 2 दिन रख लो, तो एक दिन बैठ के टाइम टेबल बना लो, या फिर सिंपली जो स्कूल में टाइम टेबल चल रहा है सेम होता है, उसको फॉलो कर लो। बस स्कूल में वो 5 सब्जेक्ट एक दिन के पढ़ा रहे हैं, आपको 3 पढ़ाने, उस हिसाब से थोड़ा वहाँ से हेल्प भी मिल सकती है, लेकिन लिमिटेड टाइम रखो। जैसे स्कूल में रहता है 40 मिनट का एक पीरियड, आपको भी मैक्सिमम 30 मिनट का एक पीरियड की तरह रखना है, कि 30 मिनट में चाहे चैप्टर पढ़ना है, चाहे इसके क्वेश्चन आंसर बताने हैं, कुछ भी करना है। थोड़ा सा टाइम का वो रखो, और उतने टाइम आप 100% उनके साथ रहो, मेंटली भी फिजिकली भी, बन जाएगी बात। अब ये मैम हर एपिसोड में एक क्वेश्चन पूछती हैं अलग अलग, इनके शायद मैंने 10 क्वेश्चंस तो जवाब दे दिए होंगे। अब ये पूछा है इन्होंने 50-30-20 वाला रूल। अब ये इसमें पूछ रही है कि इसे क्लियर कर दो, और दूसरा क्या हम इस रूल को उल्टा कर सकते हैं। उल्टा मतलब 20% में आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करके 50% बचा लोगी, पॉसिबल ही नहीं है। 50-30-20 रूल सिंपल है, आप जितनी भी आपकी कमाई है पूरी महीने में
चाहे आप कितने भी सोर्सेज से कमाते हो, कम ज़्यादा सब जोड़ के, उसमें से जो आधा बनता है उसमें अपनी ज़रूरतें पूरी करो। ज़रूरतें मतलब खाना, कपड़े, कपड़े इन अ सेंस जो हमें चाहिए ही चाहिए, लग्जूरियस कपड़े नहीं कि पहले से हैं और बदलने के लिए, बेसिक, जैसे मान लो बच्चों की यूनिफॉर्म, या बढ़ते हुए बच्चे हैं छोटे हुए कपड़े उनके, ठीक है। इसके अलावा सारे बिल्स, राशन खाने में आ गया, और आपका जो आने जाने का खर्चा होता है जब भी आप काम पे जाते हो, ये सब चीज़ें है ना, ये हो गई आपके नीड्स। आपको ये सारी चीज़ें, बच्चों की पढ़ाई, खाना, बिल, ये सब उसमें निपटाने 50% में। 30% होते हैं आपके वांट्स पे, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपका मन है लेने का, लेकिन अगर नहीं भी आई तो आपकी ज़िंदगी तो चल जाएगी। 30% में आपको उन्हें पूरा करना है, जैसे फ़ोन के रिचार्ज, कौन सा पैक कितना, एक फ़ोन में कराएं 4 में, ठीक है। या फिर नए कपड़े, पुराने हैं आप पहन सकते हो लेकिन आपने सोचा कि ले लें, वो हो गए, है ना। गाड़ी, स्कूटी कौन सी है कौन सी नहीं है, अपग्रेड करनी है, अभी तक बस से जा रहे हो, आप सोचो ई रिक्शा या कैब करके चले जाएं, ये सब है आगे की 30%। और बाकी का जो 20% है, जैसे मान लो आपकी सैलरी मैं कहूँ 20,000 ही है, तो 20 में से 10,000 में खर्चे सारे ज़रूरी, उसके बाद में 30% यानी कि 6,000 में आपकी वांट्स। अब जो ऊपर के 4,000 बचे हैं उसे बिल्कुल भूल जाना है कि ये हमारे हैं, उनको करना है आपको इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब ऐसी जगह डालने हैं जहाँ वो पैसा बढ़े, खाली बैंक में डालने से काम नहीं चलेगा, उसमें इंटरेस्ट कम होता है। एफडी करो, एसआईपी करो, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के चाहे गोल्ड लोन में इन्वेस्ट करो, कि गोल्ड वाले बॉन्ड आते हैं, कुछ भी ऐसा जो आ जाए उतने में। किसान विकास पत्र होते हैं, आरडी होती है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ हैं, उनमें आप करो, धीरे धीरे वो सेविंग दिखाई देगी। ये होता है 50-30-20 रूल। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नमस्ते दी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच कुछ भी अच्छा नहीं है। पिछले 3 साल से मेरे हस्बैंड और मेरा कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं है। बिल्कुल भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझते। हम दोनों को गुस्सा ज़्यादा आता है, हर वक्त मुझे डांटते हैं, चिढ़ाते हैं, सुनाते हैं। प्यार बिल्कुल नहीं है, मेरा मन ही नहीं है अब उनके साथ। मुझे भी गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाती। प्लीज़ रिप्लाई दें। शादी को कितने साल हो गए, एक तो ये क्लियर नहीं है, और दूसरा भाई साहब 3 साल से आपके बीच में जब फिजिकल बॉन्ड ही नहीं है तो पति पत्नी क्या करने के लिए बने हो आप? भाई बहन हो क्या? सोच के देखो, एक घर में रह रहे हो, लड़ रहे हो। पति पत्नी का रिश्ता ही इसीलिए होता है कि फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, हर तरीके की ज़रूरत हम एक दूसरे को पूरा करें। हम कर क्या रहे हैं? लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हमें भी गुस्सा आ रहा है, उन्हें भी गुस्सा आ रहा है। खूब गुस्सा कर लो, कहीं पहुंच जाओ तो मुझे कमेंट करके बता देना। एंड क्या होएगा इस चीज़ का, आप खुद सोचो ना एक दिन बैठ के, कि ना वो बंदा समझ रहा है ना मैं समझ रही हूँ। आप अपनी जगह ठीक, वो अपनी जगह ठीक। एंड क्या होगा मैं बताती हूँ। एंड क्या होगा, आप जाओगे इसी रिश्ते को खचेड़ते हुए जब तक आपसे बर्दाश्त होएगा। फिर एंड में 2 चीज़ होंगी, या तो आप अलग होने की सोचोगे दोनों, ठीक है, या फिर इसी शादी को भी चलने दोगे अपने रीजंस की वजह से। वो कहीं और मुंह मारेंगे, आपको कहीं और प्यार हो सकता है, हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि भैया शरीर की ज़रूरतें होती हैं। हमें जहाँ पर जो चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है, हमें मिल रहा है, वो हमें नहीं मिलता जब, तो फिर उसके लिए या तो आदमी हो, औरतें भी, देख नहीं रहे कितने किस्से हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हर एक औरत ऐसी है, लेकिन आप देख रहे हो कि शादीशुदा कई कई बच्चों की माएँ, उनके प्रेम प्रसंग हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उनके पतियों के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी होगी? क्यों हो रहे हैं? ऐसी होगी। अगर हम अपने रिश्ते में खुश हैं हर तरीके से, फिजिकली भी मेंटली भी, तो हम क्यों दूसरे की तरफ देखेंगे, चाहे पति हो या पत्नी हो? ऑब्वियस सी बात है ना। तो भैया जब शादी इतनी बुरी हालत में गुजर रही हो ना, आपको ज़रूरत है पॉज करके उस पर सोचने विचारने की, कि जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं कहाँ जाएगा। तो अपना गुस्सा एक किनारे रखो, कभी तो सब कुछ सही रहा होगा आपकी लाइफ में, उस टाइम को याद करो,
फिर याद करो कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, किन बातों पर गुस्सा आता है, हर बात गुस्से की जेन्युइन भी है या बस ईगो में ही करे जा रहे हो। ऐसा तो है नहीं 10 बात बोल रही हो आप और 10 बात बोल रहे हैं वो, और दोनों की 10 गलत है। हो सकता है 1-2 उनकी सही हो सकता है 1-2 आपकी सही हो। करके देखना, जो 2 बात सही लगे ना उन पे एग्री कर जाना, कहीं तो कोई रास्ता निकालो। चीज़ें बिगड़ जाती हैं, आदमियों से उम्मीद मत रखो उन्हें सही करने की, वो नहीं कर पाते, उन्हें याद ही नहीं होता शुरू कहाँ से हुआ है। आपको याद होगा, ध्यान दोगी ना याद आ जाएगा कि चीज़ें ख़राब होनी कब से शुरू हुई थी। और फिर जितनी भी बात हो रही है उनमें से पॉजिटिव क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करो, बाकी काम प्रकृति खुद कर देगी। जब आप पॉजिटिव चीज़ें ढूंढोगी तो आपको नज़र आएंगी, धीरे धीरे रिश्ता सुधरेगा। साल लग जाएगा जितना ख़राब हो रखा है, लेकिन हो जाएगा सही। थोड़ी मेहनत कर लो इस पे, नहीं तो एंड बता दिया मैंने आपको कहाँ जाओगे इस पे, या तो शादी टूटेगी या कैरेक्टर से जाओगी। दीदी मेरी सिस्टर का बेबी होने के बाद वो 1 साल तक मैके में रही थी, इसलिए उनके बेबी से सबको अटैचमेंट है बहुत, मुझे भी है। अब मेरा भी एक बेबी है, मेरी मम्मी जब भी कॉल करती है पूरे टाइम दीदी के बेबी की बातें करती रहती है। मैं अपने बेबी के बारे में कुछ बोलती हूँ तो बोलती हैं वो तो सारे बच्चे ही करते हैं, फिर दीदी के बेबी की तारीफ़ करने लगती हैं। ऑब्वियस है, अगर आप 2 माँओं पे बात करोगे दोनों अपने अपने बच्चों की गारी होंगी कि मेरा ये करता है मेरा वो करता है, वो ऑब्वियस है। वो 1 साल तक रहा है ना ज़्यादा, इस चक्कर में उससे अटैचमेंट ज़्यादा है। तो आपकी मम्मी को समझ नहीं आ रहा कि वो उनके प्रति ऑब्सेस्ड हो गई है। टेक्निकली है तो वो भी देवता और ये भी, वो फ़र्क नहीं कर पा रही क्योंकि वो उनसे इमोशनली जुड़ गई है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के माफ़ कर दो। एंड अगर कोई सलाह दे मांगनी है उनसे और वो दे रही है तो जस्ट उसको फॉलो करो कि ठीक है, मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि वो उनके लिए स्पेशल रहेगा, है ना। तो आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपको पता होगा कैसा रिएक्शन आने वाला है। बिना प्लानिंग इतना अच्छा कैसे बोल लेती हो, वो भी इतना अच्छा। कितने बादाम खाए हो, जस्ट जोक फॉर अ फ्रेंड। मुझे भी लगता है जब मैं कई बार काम कर रही होती हूँ और ये एडिटिंग कर रहे होते हैं तो मुझे भी लगता है सुन के कि मतलब आता कहाँ से है। पहले मैं फिर भी जब लिव लाइफ इजी के लिए ब्लॉग शूट करती थी जस्ट एक बार पढ़ लिया करती थी, स्क्रीनशॉट खींच लिया करती थी, उसके बाद शूट करती थी। ये वाले के लिए भी शुरू में 1-2 एपिसोड में किया ऐसा कि एक बार शूट करने से पहले सारे क्वेश्चन रीड करती थी, फिर उसमें भी टाइम ज़्यादा लगने लगा तो उतना था नहीं। अभी ये है कि डायरेक्ट एपिसोड यहीं खुलता है कैमरे के सामने एंड देन जस्ट स्टार्ट रीडिंग एंड आंसरिंग। तो मुझे भी लगता है कि कहाँ से आता है, बस ऊपर वाले की शायद ये योजना है कि मेरे थ्रू आप लोगों को कोई मैसेज देने की वो है उनकी, और शायद इसलिए सब कुछ अपने आप होता रहता है। तो मैं तो उन्हीं के हाथ जोड़ लेती हूँ कि मेरे वजह से सबका भला हो, किसी का भी कोई भी किसी भी तरीके का इतना सा भी नुकसान ना हो, भला हो जाए, कम ज़्यादा वो अलग चीज़ है। अभी जिनके बारे में मैंने बताया ना इनके 8-10 क्वेश्चन के जवाब दे चुकी। एक और कमेंट है देखो इनका, पढ़ रही हूँ मतलब आपको सुनाने के लिए। मैम सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये चैनल आपने क्यों बनाया है, जाहिर सी बात है हमारे लिए बनाया है। अब मैं कमेंट करती हूँ तो क्या आपको कोई दिक्कत होती है? अगर है तो प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि मेरे कमेंट करने से एक मेंटल लेडी को बहुत प्रॉब्लम होती है। उसे क्यों होती है मुझे ये नहीं समझ आता। 11,000 महिलाओं में उसने मुझे ही चुना है, हर बार टॉन्ट मारने के लिए, हर बार मेरे कमेंट के नीचे आ जाती है और कुछ भी बकवास करने लगती है। मुझे ये समझ नहीं आता उसे मुझसे ही क्यों प्रॉब्लम है। क्या वो कोई लगती है इस चैनल की जो बार बार मुझे रोकने आ जाती है? अब क्या मैं कमेंट करना बंद कर दूं? मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसे दिल की गहरी से गहरी बातें मैं शेयर कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ लिखने आ जाती हूँ। अब क्या मैं चैनल देखना छोड़ दूँ, उसके हिसाब से चलूँ क्या? रिप्लाई मैम प्लीज़, क्योंकि आपसे ज़्यादा दिक्कत उसको है, मुझसे ही क्या पता नहीं। अब मान लो वो कमेंट कर रही है, ठीक है, उसका मन करा उसने कमेंट कर दिया, आपका रुकना नहीं रुकना आपके ऊपर है ना। और इसमें जो आपने कर रखा है देखो, आपका जो मैंने अभी सेविंग्स वाला पढ़ा था उसमें कोई कमेंट नहीं है, तो मे भी आपने उसमें कुछ ऐसा पूछ लिया हो कि उसके विचार उबल गए हों और उसने लिख दिया हो। 2-3 बार ऐसा हुआ हो क्योंकि आपके क्वेश्चन आते हैं ना, हर एक एपिसोड में ही आते हैं और लंबे लंबे आते हैं। तो मे भी उसे लग रहा हो कि भाई मैं जवाब दे दूँ या कुछ भी है। तो किसी के कहने या ना कहने से आप क्या कर रहे हो वो डिसीजन आपका है।
जो वो कर रहे हैं उनका डिसीजन है। तो अब आपको देखना है कि आप उससे इरिटेट होके देखना बंद करोगी, लिखना बंद करोगी, या लेट इट बी। वो जो कर रही है ठीक है। मैं तो अक्सर रिप्लाई तो मैं पढ़ती भी नहीं, जो मेन क्वेश्चन होता है वो ही पढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपसे उसे नहीं झेला जा रहा मत करो कमेंट, झेला जा रहा अपनी बात कर रहे हो करते रहो, फिर कोई कुछ कह रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। या हो सकता है आपके परिवार का कोई हो सकता है वो भी देखता हो तो उसको लग रहा अच्छा हमारी बुराई कर रही है, लाओ हम भी इसकी खिंचाई यहाँ पे करें, ये भी तो हो सकता है। चलो जी आगे चलते हैं। दीदी मैं सारे काम परफेक्ट कर लेती हूँ पर खाना बनाने में बहुत आलस आता है, स्कूल आदत को कैसे सुधारूँ? इस आदत को होगा। अरे बहन मेरे को भी नहीं मन करता खाना बनाने का तो, लेकिन इसका अपने आप को समझाने का ये है कि भूख लगती है और अगर हम बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? फिर हम बन गए मम्मी, है ना जी। पति को तो चलो ये कह दो कि हम दोनों अडल्ट हैं या उन्हें थोड़ा बहुत आता है, जैसे मेरे वालों को आता है तो बना देते हैं, कभी मेरा मन नहीं है तो। लेकिन बच्चों को क्या कहोगे, है ना। तो उसका तरीका वो होता है कि मत बनाओ सतरंगा, कम मेहनत वाला, सिंपल लेकिन स्वादिष्ट, क्योंकि तुम्हें भी तो खाना है, वो दूसरों के लिए थोड़ी कर रही हो। जब जीवन है, बॉडी चल रही है तो फ्यूल तो डालोगे, कच्चे गेहूँ चावल तो सटक नहीं लोगे। तो इट इज़ अ कंपल्सरी प्रोसेस विच वी हैव टू फॉलो। कब तक बाहर का खाओगे, कब तक क्या करोगे? तो ये एक ऐसा काम है, आपको पसंद हो ना हो, बस तो नहीं सकते, तो कर लो ईजिएस्ट वे में जितना कर सकते हो, आलस को एक किनारे छोड़ के। अब मान लो बच्चे कहने लगे हमें पढ़ने में आलस आता है, ऑप्शन है कोई दूसरा, तीसरी चौथी में उनका स्कूल छुड़वा दोगे कि उन्हें आलस आता, उनका मन नहीं करता, येन केन प्रकारेण पढ़ाई तो करनी है ना भाई। ऐसा तो है नहीं एक सभ्य परिवार का बच्चा तीसरी चौथी में पढ़ाई छोड़ देगा, 8वीं 10वीं कुछ तो करेगा। सेम चीज़ खाने के लिए नहीं भी मन कर रहा है या कुछ भी है तो जस्ट अ टास्क है, और इम्पोर्टेंट टास्क है भैया, भूखे तो बैठोगे नहीं, कब तक करोगे? तो करना तो है। अब ये देखा करो कि कैसे करें कि हमारा मेहनत कम लगे और काम हमारा पूरा हो जाए। ठीक, मैं तो 1 घंटा घड़ी से मिला के चलती थी जब से मतलब शादी के बाद ये जिम्मेदारी पड़ी ना। घर पहले भी थी खैर, वहाँ भी अपना सिंपल ही जितना कम से कम काम और टाइम में हो जाए उतना करती थी, लेकिन यहाँ पर शादी के बाद मेरा फिक्स था 1 घंटा कुकिंग, क्लीनिंग वगैरह बाद में 1 घंटा, उसमें चाहे मैं 2 आइटम बनाऊँ, 3 आइटम बनाऊँ, 4 बनाऊँ, 1 घंटे से ऊपर लगना शुरू हो गया तो मेरे को बोला था। तो मैं इस तरीके से प्लान करती थी, अपनी स्पीड उतनी बढ़ा दी है मैंने, फटाफट फटाफट बना देती हूँ। 1 घंटा बनाया, 1.25 घंटे में किचन से बाहर फ्री। तो जब एक काम ऐसा है कि पसंद नहीं है लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते, तो भाई उसको स्पीड बढ़ा के करना शुरू कर दो ताकि निपटे और तुम्हारी जान छूटे। लाइट फिर चली गई, क्या तमाशे चल रहे हैं आज। आधे दिन लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, और अब दोपहर बाद से आई है, तब भी देख लो इतनी वीडियो में तीसरी बार हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो मैम प्लीज़ रिप्लाई, मेरी शादी को 1 साल होने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। 2 मंथ से हस्बैंड और मैं सेपरेट रह रहे हैं, वो एंड उनकी मदर डिवोर्स मांग रहे हैं। शादी के बाद मैं और हस्बैंड अलग घर पर रहते थे, फिर भी ससुराल जाते वक्त सास हमेशा ताने मारती थी, बोलती थी कि तू 10 की है, तू मेरे बेटे के स्टैंडर्ड की नहीं है, तुझे बोलने की तमीज़ नहीं है, एट्सेट्रा। आई एम एन इंजीनियर एंड आई वर्क फ्रॉम होम, लेकिन हस्बैंड की जितनी सैलरी नहीं है। सास हस्बैंड के कान भरने लगी एंड धीरे धीरे हस्बैंड भी बोलने लगे मेरे कपड़े चीप हैं, तुम बहुत ड्रामा करती हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, एट्सेट्रा। हस्बैंड हमेशा लॉजिकल बातें करते हैं, कभी इमोशनल साइड समझते नहीं। कभी कभी मुझे इतना ट्रिगर कर देते थे कि मैं गुस्से में 4-5 टाइम डोर को ज़ोर से बंद कर दिया, अपने सिर पे मारा एंड चप्पल को उठाकर फेंका है। खुद को या किसी और को हार्म नहीं किया, लेकिन अभी ये हस एंड सास शादी के 1 साल होने का वेट कर रहे हैं ताकि तलाक ले सकें, लेकिन तलाक की कोई ग्राउंड नहीं है। वो मैंने एक लॉयर से पूछा था। मैं ऑलरेडी अपने गुस्से पर वर्क कर रही हूँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन सास एंड हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते। डिवोर्स नहीं दूंगी, मेरी ज़िंदगी ऐसी सिचुएशन पे है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। May 5 को फर्स्ट एनिवर्सरी है एंड वो भी उनके साथ नहीं सेलिब्रेट कर पाऊँगी। अभी वेट कर रही हूँ उनकी साइड से डिवोर्स पेपर आएगा या नहीं, कुछ गाइडेंस हो तो बता दीजिए मैम। पहली बार कमेंट कर रही हूँ, एपिसोड 83 पे भी किया था, थैंक यू।
ऑब्वियसली लंबा था इसलिए मैंने शायद बिना देखे छोड़ दिया होगा, लेकिन आज मेरी निगाह इसकी 1-2 लाइन पे पड़ गई तो खैर पढ़ लिया। अब आपने सब कुछ डिसाइड खुद कर लिया है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। अब अगर आप डिवोर्स नहीं देंगी तो फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश आपको करनी होगी उस रिश्ते को ठीक करने की। कलेश करके शादी में रहने का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है जी। अब आपका क्या है, गुस्सा आपको भी पूरा है, उन्हें भी पूरा है। और सोसाइटी का हिसाब किताब ऐसा है कि आदमियों का गुस्सा तो चाहता है चल, मान लेते हैं लोग जायज़। और जब औरत उस लेवल का गुस्सा दिखाती है तो उसको झेलने वाला कोई मिलता नहीं, फिर सारे भगे पड़ते हैं। ठीक। अब आपको ये जो वो कह रही हैं कि डस्की है, ये है, वो है, शादी करते टाइम माथे की आंखें फूट गई थी क्या? डस्की है या बिल्कुल फेयर है, ये तो तब भी दिख रहा होगा। कितने फिल्टर लगा के फोटो लगा रखी है ओरिजिनल, मिलता तो है आदमी, मिलने के बाद तो पता चल जाता है। तो ये बेसिर पैर की जो वो बातें कर रही हैं उनका कोई लॉजिक नहीं है। अब हस्बैंड के वो करो भाई, आप अलग रहते नहीं, आने के बाद सास ताने मारती है, तो जब आ रहे हो तभी कलेश हो रहा है। ठीक है। मुद्दा मेन क्या है, जब आप हस्बैंड के साथ अलग रहती हो, मान लो आपकी सास ने उनके कान भरे, अब वो कह रहे हैं तेरे कपड़े चीप हैं, दिलवाओ महंगे कपड़े, उनसे ही ले लो कि हाँ जी हैं चीप, ब्रांडेड कपड़े दिलवा दो। तुम बहुत सेंसिटिव हो, मत बनो सेंसिटिव, अपने आप पे भी तो काम करो। फिर हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट करने से बचो। हस्बैंड लॉजिकल बातें करते हैं इसीलिए वो हमेशा सही माने जाएंगे। फिर सेंसिटिविटी नहीं समझते, इमोशन नहीं समझते, तो आप भी इमोशन को एक किनारे रख के जस्ट बी टेक्निकली राइट, जो मैं 2-3 बार आज के एपिसोड में भी कह चुकी। तो फिर लॉजिकली जब वो सामने वाला आ रहा है तो आपको भी उससे लॉजिकली लड़ना होगा। इमोशनली कोई सामने वाला आता है तो आपको उससे इमोशनली डील करना होगा। सिंपल होता है, जैसे जो आ रहा है वैसे आप उसको कर लोगे तो चल जाएगी गाड़ी। अगर आप चलोगे अपने तरीके से, वो चलेंगे अपने, ऐसे समझ के चलो ना कि सामने वाले के पास है तलवार, आप लेके खड़े हो गए भाला, सामने वाले के पास है बंदूक, आप लेके खड़े हो गए तोप या फिर तलवार, तो सेम होने चाहिए ना, तभी तो लड़ाई बराबर की या फिर बहस बराबर की या जो भी चीज़ें हैं तुलना होगी वो बराबर की होगी। ठीक है। तो अगर वो लॉजिकल बात कर रहे हैं तो आपको भी उनसे लॉजिकल बात करनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ है मेरे टक्कर की। सास क्या कह रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन हस्बैंड मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें उनको दिख रही हैं। अगर क्योंकि बिल्कुल वो सास के भक्त होते तो फिर आपके लेके वो अलग नहीं रहते, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है आपके रिश्ते में, सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन आपको कुछ अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है और बाद में उनके और अपने रिश्ते पे। पहले अपने अंदर चेंज लाओ। ये जो आपका एंगर इश्यूज़ हैं, ये कुछ हैं, ये चलते नहीं हैं। अगर दोनों एंगर वाले हो गए तो भैया प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। दोनों भी एंगर वाले हो ना तो एक टाइम पे एक करें तब चल जाता है, लेकिन दोनों भिड़े जा रहे हो, बुढ़िया ने तिल्ली डाल दी, आप दोनों पटाखों की तरह फूट रहे हो, फिर नहीं होता कुछ भी। समझदारी से, वही वाली बात, रिश्ते दिमाग से निपटते हैं। हाय दी, मैं पुणे में रहती हूँ, मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ और मेरे रिश्तेदार 1 फ्लोर पर 1st फ्लोर पर रहते हैं। तो उनके घर पर कोई भी आता है तो उनको लेके मेरे घर पर आती है किसी भी टाइम और 2-4 घंटे बैठ जाती हैं। मुझे और मेरे पति को नहीं पसंद। दीदी प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ। 2-4 घंटे थोड़ा इरिटेटिंग है, ऐसा तो नहीं वो चाय नाश्ता खुद ना करना पड़े इसके लिए आपकी वजह से आपके पर ला कर बिठा देती हूँ। तो इसमें 2-4 घंटे का थोड़ा गलत है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है ना तो कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो। गलत नहीं है बिल्कुल ही कि ये बिल्कुल आपके हित में नहीं है चीज़, लेकिन अगर 2-4 घंटे वाली बात है तो एक मई मान लो लंच के टाइम पे आई हैं, थोड़ा काम बढ़ जाएगा ये वो, तो आप ये कर सकते हो कि भाई मैं तो खाना बना चुकी हूँ हमारे लिए, आप खाओगे। वो नहीं होती फॉर्मेलिटी की मतलब आदमी नहीं कहेगा, वो वाली तरीके से। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खातिरदारी कर देती हो इसलिए उनको एक वो मिल रहा है कि भाई वहाँ चलो। क्योंकि मैं नाम लूँ, उनके साथ होता था, मैं बताऊँ एक के, उनके यहाँ क्या था कि जब भी कोई आएगा, चाहे वो गली मोहल्ले वाला भी आए, उसको बढ़िया, अगर गर्मी है मैंगो शेक, रूह अफ़ज़ा, लस्सी, सर्दी है तो चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, बिस्किट, नमकीन, सब कुछ, मतलब मोहल्ले से भी कोई आ रहा है जस्ट ऐसे ही
कि अरे फलाने की मम्मी क्या कर रही है। तब भी तो क्या होता था, गर्मी के टाइम पे लाइट भग गई, हम उनके यहाँ जब होते थे तो भाई साहब प्रॉपर गांव वो गली के लड़के बड़के जो ऐसे ही फिरते रहते हैं कि चाची नमस्ते, भाभी नमस्ते, इधर उधर से जा रहे हैं, वो भी। अब मुझे समझ में आता है इसलिए गर्मी हो रही है, अब उनको लगता हो वही कुछ ठंडा वंडा मिल जाए, अपना वहाँ जाके बैठ गए। सर्दी है, चाय के टाइम पे फिक्स आ गए, हाँ जी चलो वहाँ चल रहे हैं, बढ़िया चाय के साथ नमकीन बिस्किट भी मिल रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी ज़्यादा खातिरदारी करने वालों में हैं, अपनी थोड़ी सी खातिरदारी कम कर दो। फॉर्मेलिटी में पूछो, ज़्यादा मत पूछो। तो जब थोड़ा खातिर कम हो जाएगी ना, तब देखो कि तब भी उतने ही आ रहे हैं क्या, पहले ट्राई करके देखो, ठीक है। क्योंकि 2-4 घंटे वो तभी बैठता है आदमी जब उसे आने लगता मज़ा। और दूसरा वो वही है, उनके यहाँ है आपके यहाँ लेके आ गई, हो सकता है यही रीज़न हो सबसे बड़ा कि भैया वहाँ लेके चलो, वो अपना खिलाती पिलाती रहेगी, लेकिन आपका पूरा वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा। ये 2 काम करके देखो, आधे तो वैसे ही कम हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर आपको मान लो कहीं जाना है, कुछ करना है या काम है, आ गया कोई मिलने, ठीक है, चाय पानी अपना बना दिया नॉर्मल, उसके बाद वो काम करने बैठ जाओ। भाई सडन आया है, आप पूरा रूटीन कब तक डिस्टर्ब करोगे। आपको मान लो कपड़े सिलने हैं या कपड़े धोने हैं या आपको कहीं जाना है, बोल दो कि अरे हम लोग तो वहाँ के लिए निकल रहे थे। तो 1-2 बार थोड़ा मतलब प्रैक्टिकली लेके चलोगी ना, फॉर्मेलिटी से थोड़ा सा अलग हो जाओगी तो चीज़ें हो जाएंगी। बाकी नाते रिश्तेदार तो आते रहें तो ठीक लगता है, लेकिन आए दिन या हर दूसरे दिन और 2-2 4-4 घंटे के लिए तो भाई अपनी लाइफ नहीं हो पाएगी पूरी, तब आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दीदी जो हमारी पीठ पर कुछ और मुंह पर कुछ और होते हैं, हमारे रिश्तेदार वगैरह, रिश्तेदार और बाहर वाले, उन्हें उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए बताना। उनके लिए सिंपल रूल होता है कि आप उनसे उतनी बात बताएं जिसका वो मिसयूज ना कर सकें, उतना उनसे अपने जेल करो जितने में ना तो उनसे आपको कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है और ना उनके पास ऐसी कोई अपनी बात देनी है जिसको वो घुमा फिरा कर इधर उधर किसी से कहें मज़े लेने के लिए या एम, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपके सामने कुछ भी बोल रहे हैं, पीछे कुछ भी बोल रहे हैं, आपके बारे में ओरिजिनल उनको खुद ही कुछ नहीं पता, जस्ट लेट इट बी। दूसरा एक होता है इनको तरीका कन्फ्रंट करने का, कमी आ जाती है तुरंत, लेकिन ये करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। मान लो मेरे बारे में किसी ने बुरा बोला, सामने वो अच्छा बोल रहा है, तो मैं पलट के कह सकती हूँ अरे कहाँ मैं अच्छी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, जो वर्ड वहाँ उसने बोले ना एग्जैक्ट वर्ड वो बोलो, मैं तो ये करती हूँ, मैं कहाँ अच्छी हूँ भाई। अगर वो कहे कि नहीं 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 यार लोग ऐसे ही कह रहे हैं मेरे बारे में, आप तो मैं ही कह रही हूँ भाभी जी ये वो, तो उसको एग्जैक्ट समझ में आ जाता है कि ये शब्द मैंने बोले थे, शब्द वही बोलना, उसको समझ में आ जाता है कि ये शब्द तो मैंने बोले थे और इसको पता चल गई है, इससे भी कमी आ जाती है। इन्होंने 2 शॉर्ट वीडियो चैनल हैं बट ग्रो नहीं हुए, क्या कंटिन्यू रखूं? जी कंटिन्यू तो रखना पड़ेगा कुछ दिन, लेकिन साल ही निकल जाए तो फिर बंद करके नया चैनल शुरू करो, फिर ये होता है। स्टार्टिंग में यूट्यूब उठाता है, अगर वो टाइम आपका निकल चुका नहीं हुआ तो फिर नहीं होएगा, फिर दूसरा ही चैनल शुरू करना पड़ता है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने पहले आपसे एक प्रॉब्लम बताई थी, हस्बैंड बच्चे के लिए मना करते हैं, आपने रिप्लाई भी किया, मैंने अपनी कहा प्रॉब्लम पूछो हस्बैंड से तभी कुछ पता चल सकता है, उस पर बात हो सकती है दी। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, अब मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं उनके दिल में, क्योंकि हस्बैंड क्यों ना हो, दिल में क्या बात अच्छा है बुरा कोई नहीं जान सकता। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई होती रहती है इसलिए बच्चे नहीं करने, बच्चे को क्या भविष्य मिलेगा। लेकिन दीदी हमारी लड़ाई ऐसी नहीं हुई जो ऐसा सोचना पड़े, नॉर्मल हस्बैंड वाली लड़ाई है बस। तो मैंने अपने आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये वजह हो सकती है या नहीं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप काफ़ी सुलझी हुई हैं, समझदार हैं, बाहर की दुनिया देखी है, हस्बैंड के बच्चे के लिए मना करना नॉर्मल है, क्या वजह हो सकती है जब ऐसा डिसीजन लेते हैं, तो क्या मेरा फ्यूचर बर्बाद होगा इस फैसले से या नहीं। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बताइए प्लीज़ कि ऐसे फैसले लेने वाले लोगों के दिमाग में क्या बात हो सकती है, जो वो कह रहे हैं वो बात हो सकती है। हो सकता है आपको लग रही है कि नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वाली लड़ाई है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को लेकर उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है उन लड़ाइयों की वजह से कि ये अच्छी माँ नहीं बन पाएगी। होता है ये, बहुत पति ऐसे कहते मिल जाते हैं
इनफर्टिलिटी से ज़्यादा जो जूझ रहे होते हैं मेन, ये नहीं कि अपना ही ना प्लान करें, वो तो अपना तो अगर सब कुछ ठीक है फिजिकली तो वो जोश जोश में हो जाता है, इतने हम सोचें हम माँ बाप अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, इतने तो बच्चा हो लेता है। लेकिन जब इनफर्टिलिटी होती है, अक्सर ये चीज़ आती है कि पति ये कहते सुनाई देते हैं कि भाई तुम बच्चा आ गया तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगी, क्योंकि इनफर्टिलिटी से जूझ रही भी होती है महिला, फिजिकली भी उसकी बैंड बज रही होती है, मेंटली भी हार्मोन उसके ऊपर नीचे हुए पड़े रहते हैं। डिप्रेशन में वो इतनी होती है कि उसे सच कहो उसे गलत ही लगेगा, है ना। तो वो दिमाग से हिल चुकी होती है जब वो इनफर्टिलिटी के दौर से गुजर रही होती है। क्यों, हर दूसरे दिन उसके डॉक्टर बैंड बजा रहे होते हैं और फिर हर महीने उसको असफलता मिलती है ना। तो उस कंडीशन में पति को क्या मैसेज जा रहा होता है कि यार ये तो अब नॉर्मल है, बच्चा कैसे संभालेगी, तो वो गोद नहीं लेते जल्दी, यही एक्सक्यूज़ दे के कि ये संभाल नहीं पाएगी। आपके हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है अपने बच्चों को लेके, वो अपना भी नहीं प्लान कर रहे, तो अब आपको उनका विश्वास जीतना है कि देखो मेरे हिसाब से तो इतनी बड़ी कोई लड़ाई हुई नहीं, लेकिन अगर आपको मुद्दा यही है लड़ाई का तो मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ये वाली लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी, और हम दोनों वादा करते हैं कि चलो पूरी कोशिश करेंगे, आज के बाद मैं अपनी तरफ से कोई मौका नहीं दूंगी, आप भी कोशिश करना कि ऐसी कोई बात उठे ही ना। देखो बच्चे तो ज़रूरी हैं ही ना, आपने इतना सोचा यानी कि आप एक अच्छे पिता बनोगे जो बच्चे के आने से पहले ही इतनी सोच रहा है उसके लिए। मैं भी आपको देख के पूरी प्रेरणा लेती हूँ, और अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज के बाद कोई झगड़ा नहीं होगा, ठीक। और उस कोशिश पर टिकना, सच में केवल ये नहीं कि उन्हें लॉलीपॉप की तरह एक प्रॉमिस दे दिया फिर लड़ मरो 2 दिन बाद, लड़ना वड़ना नहीं। अब मुद्दा भी हो ना लड़ाई का, हो सकता है वो टेस्ट करें कि मुद्दा इसे दूँ ये बिड के पेशेंस। जब अगर यही बात है, एक्चुअल में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि फर्जी बात है, तो उस डर को उनके दूर करो कि ये मेरे बच्चे को संभाल देगी, ठीक है, तो फिर हो जाएगा। आपका कलर थोड़ा फेयर हो गया है, पहले से ब्यूटीफुल आईज हैं आपकी दी, मैं खुश हो गई। अच्छा तो लगता ही है, एज बढ़ने के साथ अगर आपका लुक्स जो है वो ख़राब होने की बजाय अच्छे होते रहते हैं तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन सारी रीज़न्स हैं और उनमें से एक रीज़न आप लोग हैं मेरी खुशी का कारण। चलो नेक्स्ट, मेरे पति तो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, मैम लिखना चाह रही होंगी, और मुझे भगाते हैं तुम भाग जाओ यहाँ से, सिर्फ अपनी बहन और माँ के कहने पर चलते हैं, कभी कभी तो बच्चों को भी नहीं चाहते बिल्कुल भी। पूछ लो उनसे कहाँ जाऊँ भाग के, किसके साथ भागूँ, हंस के बात करो उनसे। भाई पति है, उसको थोड़ा सा अपने से अटैचमेंट क्रिएट करवाओ। मेरे पति की जब से जॉब लगी है तब से एकदम बदल गए हैं, बिल्कुल ही पहले जैसे नहीं थे। हाँ तो वो उन्हें लग रहा होगा कि चली जाएगी तो हो सकता है जॉब लग गई है कि नई एकदम दूसरी लेके आऊँगा, ऐसा कुछ। आड़ी रहो और उनसे ना नॉर्मल अपना बात करो, इज्जत विज्जत तो बाद की बात है, अच्छे से रहो, सुंदर सी बन के अच्छे से उनसे बात करो, लाइट मुद्दों पे बात करो, है ना। कोशिश ये करो झगड़े ना हो, माँ बहन की बातों पे चल रहे हैं चलने दो, कोई बात नहीं, उनको छोड़ो, अपना रिश्ता संभालो। तो उनके लिए जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, उसमें बहुत कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती, छोटे छोटे स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। कुछ लाइट मुद्दे होने चाहिए बात करने के, ये नहीं होता कि पति हैं और जी हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, तुम्हारी सास ने मेरे साथ भेदभाव किया, तुम्हारी नंद का मैं खाना बना बना के थक गई। खाली यही मुद्दे अगर हमारे बात करने के हैं तो किसका मन लगेगा ऐसे रिश्ते में। खुद सोच के देखो, एक पति आया, तूने मेरी माँ का खाना नहीं बनाया, उसके पैर नहीं दबाए, तूने मेरे ससुर के लिए, अपने ससुर के लिए सॉरी, चाय टाइम पे नहीं दी, देख तूने घर गंदा छोड़ा। अगर पति आके रात को या दिन में जब भी आ रहा है यही गाने गा रहा है, मन करेगा उससे बात करने का? सेम चीज़ उनके पास है। कुछ ऐसे मुद्दे रखो जिनमें लाइट टोन पे बात हो सके, गेम्स क्या चल रहे हैं, देश में क्या चल रहा है, अखबार में क्या आया है, फेसबुक पे कोई फ़नी रील देख ली, इंस्टाग्राम पे कुछ देख ली, बहुत सारी चीज़ें। लाइट मुद्दों पे बात करना सीखो, एक बॉन्डिंग क्रिएट करो। जो भी लोग हस्बैंड के साथ बॉन्ड क्रिएट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो चाहते हैं एकदम इंटेंस लव स्टोरी,
हीर रांझा बन जाए हम, मेरा पति मेरे लिए फूल लाए, घुटनों पे बैठे, नहीं होता ये सब चीज़ें। छोटी चीज़ें करो, साथ में खाना बना दें, बहुत बढ़िया भाई। कभी उन्होंने कुछ बना के दे दिया, अरे वाह क्या बात है तुम्हारी। कभी उनकी पसंद की चीज़ बना के दी, उनके जी लगा के, जैसी उन्हें पसंद है बिल्कुल वैसी। कभी खुद सच संवर जाओ, अच्छी सी। अगर एक ही लुक सालों से कैरी कर रखा है, कुछ लुक चेंज कर लो। वज़न ऊपर नीचे हो रहा है, उस पर काम कर लो। मैन विल बी मैन। जब आप सुंदर दिखती हो, अच्छी दिखती हो, आधी प्रॉब्लम तो कहना चाहिए बेडरूम में शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। तो पहले अपने पति के साथ बॉन्ड बनाने की भरपूर कोशिश करो, प्यार आ जाए, उसके बाद फिर इज्जत भी धीरे धीरे आ जाएगी। या तो ये चीज़ शुरू से लेके चलते हैं कि भाई मेरे लिए इज्जत मायने रखती है। पहली बार जब उल्टा बोले थे तभी अपोज कर दी, अब इतने साल हो गए ना तो बात ख़राब हो जाती है। फिर उसको सही करने के लिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप ठीक करना पड़ेगा। अब मान के चलो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ लीग जाऊँ, मान के चलो माँ हमारी मतलब पति की जो माँ है वो बहुत बढ़िया है, सारी बातें वो उनकी मानता है। बहन का प्यार बहुत ज़्यादा, भाई साहब भाई बहन कुछ बहुत ही बढ़िया प्यार है, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है, ठीक है जी। अब उन्होंने कुछ आपके खिलाफ बोल के, कुछ भी करके, जैसे भी हो भेजा, अब पति आए आपसे लड़ने के लिए या आपके प्रति मन में थोड़ा सा गुस्सा लेके, ठीक है। अब आप बैठी हो एकदम कमरे में, जब वो आए, कमरा एकदम साफ सुंदर है, ठीक है। पूरे घर में, अगर अलग घर में रहते हो, एक अजीब सी पॉजिटिविटी है, चाहे वो किसी कैंडल की महक हो या धूप बत्ती की हो, किसी भी चीज़ की हो। आप बिल्कुल साफ सुंदर सी लग रही हैं, रोज से अलग लग रही हैं, है ना, बढ़िया लग रही हैं कुल मिला के, ठीक है। आपने कुछ अच्छा सा खाना बनाया है, आप स्माइल के साथ काम कर रही हैं, फिर आपने कनखियों के साथ अपने पति को एक नज़र देख लिया, और से आराम से पूछा, क्या जी खाना लगा दूँ, या देखो आज मैंने ये बनाया, यार आज सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। सोच के देखो, अब उस पति की जगह आप हो जो लड़ने आया है, हो जाओगे थोड़े से ठंडे। फिर रोज यही हो रहा है, कब तक। उसको लगेगा ना कि भाई ये मेरी पत्नी है, मेरा ही लाइफ का हिस्सा है, मेरी पत्नी है। तो अब ये मतलब वहाँ पे जब जाओ ना तो हमेशा निगेटिविटी मिल रही है, तेरी पत्नी ऐसी, तेरी पत्नी वैसी, इसकी पत्नी ऐसी, तेरी पत्नी ने यूँ नहीं करा। और जब मैं इसके पास आ रहा हूँ तो यार ये कितने स्माइलिंग फेस के साथ, इसको कोई मतलब नहीं कि तेरी सामने तुम्हारी मम्मी ने ये करा, तुम्हारी बहन ने यूँ कर दिया, या मेरे तो ये हो रहा है, मेरे तो वो हो रहा है, बच्चों ने यूँ कर दिया, है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी मस्त रहती है, खुश। धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। तो आपको किसी और को बदलने के लिए, किसी और से अपने रिश्ते को बदलने के लिए आप उसको नहीं बदल सकती। आप अपने अंदर चेंज ला सकते हो, फिर वो बदलेगा अपने आप। अपने ऊपर मेहनत करो, अपने एटमॉस्फेयर पे मेहनत करो। Next, also sister, if any relative is coming to house to meet us when we go to India, mostly they will phone Jethani and tell about their visit, but Jethani does not inform me and my husband or sometimes MIL also about them coming, and we had already some plans set for our day to go out and we have to cancel it as relatives are coming. Then Jethani feels very happy that we could not go out. She only informed us about 30 minutes ago about people coming to meet us. Don't know what to do in this every time. She loves spoiling our plans. ये कंटिन्यूशन में चल रहा है, क्वेश्चन पहले भी आया था। देखो इसका एक प्रैक्टिकल इलाज बताऊं, जब किसी कहीं का प्लान बना रहे हो उसको तो रखो सीक्रेट, बताओ मत। जो रिलेटिव्स आपके आ सकते हैं, प्लान बनाने के बाद पहले ही उनसे एक बार पूछो। मान लो आपकी सास हैं तो मम्मी कब आओगी, अभी कब आने वाले हो आप, पूछे क्यों, अरे ऐसे ही याद आ रही थी। जस्ट उनसे पूछ लो, एक आइडिया देंगी वो आपको। उस टाइम पे अपनी प्लान्स मत बनाओ। और उसके बाद अगर वो आपके एग्जैक्ट प्लान वाले दिन आती हैं, देन जस्ट से कि वी हैव अदर प्लान्स। आपसे पूछा था, देन उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था, अभी नॉन रिफंडेबल टिकट्स हैं, हम जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आ जाना, जिठानी जी के साथ रह लेना। कुछ भी बोल दो, एक दो बार हो जाएगा ना, अपने आप ही चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जब आप पूछोगे वो कहेंगे अभी नहीं, और जब आपने बना लिया तब कहेंगे अब, तो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड भी इस चीज़ पे
वो नहीं करेंगे कि भाई पहले पूछ लिया था उसके बाद प्लान बनाया था, है ना। चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट टीचर के लिए बीएड ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। थैंक यू सुनीता जी, लॉट ऑफ लव, आपकी वीडियो से मेरी दुनिया बदल गई। अरे वाह, क्या कहने। चलो जी आगे। अब ये है इन्हीं का ही, जो विदेश वाली थी ना, इनकी लड़की रहती है जेठ जेठानी के पास। अब ये उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए मशक्क़त कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये कह रही है कि अगर उनको वो बाहर भी ले जाना चाहती हैं ना, तो उनकी लड़की और उनकी जेठानी कुछ ना कुछ बहाना बना देती है। भाई मेरा तो आपको यही वो है, उस बच्ची से आप मोह हटा लो। मुश्किल है सोचना, लेकिन जब आपने उस टाइम पे सब्र कर लिया, वो इतनी छोटी थी, अब क्यों नहीं हो रहा? अब आपको सडनली क्यों वो लड़की वापस चाहिए अपनी लाइफ में? अगर हमने अपना बच्चा किसी को अडॉप्शन के लिए दे दिया, तो ये अच्छा लगेगा कि 12 साल बाद हम दोबारा उस बच्चे को वापस पाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दें? मेरे हिसाब से आपको स्टेप बैक कर लेना चाहिए। जस्ट पीसफुली रहो और अपनी बेटी को भी रहने दो। जितना प्यार करना उसको अपनी तरफ से मन में करो। जब कभी उसको भगवान ना करे ज़रूरत हो, खड़े रहना, लेकिन अभी छोड़ दो इस चीज़ को, वो नहीं आएगी वापस। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी ननद ने लव मैरिज की 12 साल पहले, उसका आना जाना नहीं, अब वो हमसे जोड़ना चाह रही है, पर मेरे पति उससे रास्ता नहीं रखना चाह रहे, तो वो सब जगह मेरी बहुत बुराई और बदनामी कर रही है, भाभी भड़का रही है और भी जाता बुरा बोल रही है। मैं क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई देना, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बार अपनी नंद को फ़ोन करके खुद बोल दो, अरे दीदी कब आओगी तुम, ये करो, है ना। देखना, मैं तो कह रही थी कि आ जाएं, अच्छा लगेगा, इतने सालों से रिश्ता नहीं है। आपके भाई नहीं मान रहे, ठीक है। या फिर लो अभी आपके भैया से बात कराती हूँ, अब भैया कर देंगे मना कि मुझे रिश्ता नहीं रखना, आ ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो उनको ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रही हैं, उनको लग रहा होगा ऐसा कि मेरा भाई तो ऐसा नहीं कर सकता, भाभी भड़का रही है। अपनी तरफ से ना फ़ोन कर लो एक बार, ठीक है। और जो रिश्तेदार हैं, जो आपको लगता है ना चलते फिरते न्यूज़पेपर हैं, उनको ज़रूर बताओ कि भाई दीदी तो आना चाह रही हैं, मैं भी चाह रही हूँ, आ जाएँ, चलो कोई बात नहीं। इसके भैया ही नहीं चाहते। प्रचार प्रसार कर दो अपने पक्ष का, ताकि जितनी वो बुराई कर रही है उतनी आपकी इमेज हाथ के हाथ डेंटिंग पेंटिंग होती चले। चलो नेक्स्ट, हेलो दी, मैं 6:30 पर घर से जॉब के लिए जाना होता है, तो बच्चों को टिफ़िन तो रेडी कर देती हूँ, लेकिन लंच का समझ नहीं आता कैसे मैनेज करूँ। 2 और 3 के बीच में बच्चे लंच कर पाते हैं, अब इतनी सुबह बना हुआ लंच बच्चे कैसे खाएंगे? भैया ये दिक्कत हमारे साथ भी थी, तो उसमें हमने तो ये किया था, फिर चावल में सेट करके रख के जाती थी, तो मेरे हस्बैंड जब आते थे चावल में सीटी वो लगा लेते थे। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप भी यही कर सकते हो, चावल में सीटी लगा लें। अगर चावल ताज़ा बने हुए हों तो सब्ज़ी सुबह की भी बनी हो ना, तो खाना ठीक लगता है। और रोटी वाला सीन जो है वो कम से कम कर दो, क्योंकि ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। आपके यहाँ खा लेते हो तो अलग बात है। अगर रोटी बना के रखनी है तो आटे की मलाई कम से कम 5 मिनट खूब अच्छे से करके, खूब बढ़िया सॉफ्ट आटा बना के, और तेज़ आंच पे सिकी हुई रोटी होनी चाहिए, धीमी वाली कैड़ी हो जाती। हाथ के हाथ उनमें घी लगा के बढ़िया से अच्छे से कपड़े में दबा दुबू के रखो, ताकि रोटी सॉफ्ट रहे, तब वो खाई जाएगी। और बाकी सब्ज़ी वगैरह की कोई टेंशन होती नहीं, सुबह बना गए माइक्रोवेव कर लो, एकदम ताज़ी हो जाती है। तो बनाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ हिसाब, कुछ उनकी हैबिट्स में उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो गरम कहना, वो मिसिज में रोटी नहीं फुल्का, वो तो भाई मिलेगा नहीं, तो करना पड़ेगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट उनके टेस्ट बड में। और आपको थोड़ा सा इस पिंजड़े से बाहर निकलना पड़ेगा कि उनको फुल्का नहीं मिल रहा, उसे छोड़ दो, नहीं मिलता। जॉब वाली मम्मियों को जिनकी होती है, उनको एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों को। और इसमें कोई बात भी नहीं है, जब वो अपनी अडल्ट लाइफ जीते हैं ना, तो जो बच्चे यहाँ माँ के सामने फुलके के बिना रोटी नहीं खाते, या खाना गर्म चाहिए, या मैं नहीं निकालूंगा तुम ही निकाल के दो, 3 दिन पुरानी सब्जी भी खा लेते हैं, जो खुद बनानी पड़ती, देखा है मैंने। तो इन चक्करों में पड़ो मत, क्या जी मेरे होते क्या होएगा। खाना मिल रहा है ना घर का बना हुआ, वो ज़्यादा बढ़िया है, वरना बाहर का भी खाना पड़ सकता है लगातार बार बार। चलो
कह रही हैं दीदी आप टीचर तो हो ही, लेकिन आज मैं आपको इतने सारे केस जीतने वाले लॉयर भी कहूँगी। जी क्या कह दिया आपने। चलो नेक्स्ट। दी मेरी बहन डिप्रेशन का शिकार हो गई, ना जाने कैसे। हम दो बहनें हैं, दोनों की शादी एक घर में हुई। उसकी एक लड़की हो गई, 1 साल बाद वह डिप्रेशन में चली गई। गुस्सा करती है, सबके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, जिसके कारण मुझे मेरे ससुराल वालों का भी सुनना पड़ता है, लेकिन अपनी बहन होने के फर्ज से भी मुंह नहीं मोड़ सकती। जैसे तैसे 4 साल बिता लिए, लेकिन मेरे देवर को मेरे द्वारा किया गया हर प्रयास गलत लगता है। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। उनका कहना है मेरी बहन के डिप्रेशन में जाने की वजह मैं हूँ और मैं अलग हो जाऊँ। मैं मेरी बहन से बड़ी हूँ, दिल पर पत्थर रखकर अलग हो भी गई, लेकिन अब मेरी बहन प्रेग्नेंट है, 2 लड़कियाँ पहले से हैं। देवर को मेरा इंटरफेयर पसंद नहीं, पर मैं समझ सकती हूँ मेरी बहन को इस समय मेरी ज़रूरत है। बड़ी दुविधा में फंसी हूँ, प्लीज़ बताएं क्या करूँ। आपके देवर को शायद ऐसा लगता है कि ये इसको गलत शिक्षा दे रही है, ठीक है। तो आपकी बहन को आपकी ज़रूरत है केवल फिजिकल काम के लिए। अगर उसको दिक्कत है प्रेगनेंसी में, तो जब जापे का टाइम आएगा तब आप उसका खाना पीना ये सब देख लेना, अपना मुंह जिप रखना, तो देवर कुछ नहीं कहेगा। और हो सकता है आगे के लिए भी उसकी स्थिति सुधर जाए आपके साथ, ठीक है। बातें मत करना, सिर्फ उनसे कह देना कि भाई इस टाइम पे पराये का भी कर देते हैं, ये तो मेरी बहन है। और जो वो डिप्रेशन विप्रेशन है ना, मे भी उसको वो टंटा हो कि जी 2 लड़की हो गई, लड़का नहीं हुआ, और अब तीसरी बार में देखो क्या होएगा। बहन को जो दौरा पड़ रहा है ना कि भाई ये वो पागल हो रही है कि लड़ रही है सबसे, ये वो हो सकता है। कई औरतें खुद ही बावली हो जाती हैं, हाय मेरे लड़की हो गई। सास और नंद की जरूरत ही नहीं है उन्हें ताने मारने के लिए, वो अपनी बहन खुद ही बजा लेती हैं। हो सकता है वो चीज़ हो रही हो उसके साथ, तो वो छोड़ दो। लेकिन इस बार ठीक है, लास्ट है, आपका काम करने का बनता है तो शरीर से काम करिए और ज़ुबान बंद रखना बस अपनी, ताकि काम शांतिपूर्वक निपट जाए, घर में कलेश ना हो। चलो जी आगे चलते हैं। आपने मेरे सभी सवालों के जवाब दिए। मेरी छोटी सिस्टर एमबीए कर रही थी, पापा ने उस पर पूरा ट्रस्ट किया, उस पर वो साथ में जॉब भी कर रही थी। इसी बीच उसे हमारी ही कास्ट के लड़के से अफेयर हो गया। उसने घर में बताया, पर वो लोग और लड़का उसके हिसाब का नहीं था। पापा ने मना कर दिया, बस समझाया, क्योंकि लड़का बस 8वीं पढ़ा था और घर से भी ठीक नहीं था। बट वो ज़रा भी समझ नहीं रही थी। उसने घर वालों को नहीं सोचा और वह उस लड़के के साथ चली गई। पापा की तबीयत का ना सोचा उसने। पापा मम्मी दोनों बीपी और शुगर के मरीज़ हैं। उसने लेटर छोड़ा कि अगर लड़के के साथ मुझे अपना लो तो मुझे ढूंढना, वरना कोशिश भी मत करना, पढ़ा लो। दी पापा मम्मी दोनों बहुत परेशान हैं। उन लोगों ने शादी कर ली है। पापा बोलते हैं नहीं बुलवाना, आप पर टेंशन लेकर बैठे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अभी कुछ होएगा भी नहीं, क्योंकि आपके मम्मी पापा की ईगो और इमोशंस दोनों हर्ट हुए हैं, ठीक है ना। और लड़की कोई बढ़िया समझदार तो निकली नहीं। इतना पढ़ लिख के नौकरी पेशा हो के, एक 8वीं फेल या 8वीं पास भी चलो, और घर से भी बेकार। क्या देख के मुंह मारा, मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगी। जो लव मैरिज होती है ना, अरेंज से भी ज़्यादा अरेंज होती हैं वो। उनमें तो बच्चे बहुत सोच समझ के चुनते हैं कि कहीं कुछ हुआ तो कोई हमें ही कहेगा। अब वो माथे पे पट्टी बांध के कहाँ मुंह मारा, तो समझदार तो वो है नहीं। माँ बाप की उसने सोची नहीं, तो चली गई तो चली गई। अब आपके हस्बैंड हस्बैंड कह रही हूँ, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको टाइम लगेगा इस झटके से उभरने का। जमा पूंजी लगा के लड़की पढ़ाई लिखाई नौकरी कराई इस एक दिन के लिए कि वो किसी 8वीं फेल के साथ चली जाए, तो उन दुखी हैं भाई वो। उनको टाइम दो, और अभी ना उसको ढूंढो ही मत। सही बात तो ये है, उसने साफ लिख दिया क्लियर कट के, अगर उसके साथ अपनाना है तो ढूंढना, नहीं तो नहीं। तो अभी ये उसके साथ अपनाने के लिए लोग रेडी नहीं है तो मत ढूंढो। लेट हर लिव हर लाइफ, ठीक है। जब लगे कि हाँ थोड़ा टाइम हो गया, इमोशंस थोड़े से नीचे आ गए, या तो अपने आप आ जाएगी कहीं ना कहीं से खबर, बात बात कुछ करने की, कहाँ है कहाँ नहीं, तब देखना। अभी तो उसे बस भूल ही जाएं, आप भी और वो भी, जब तक हिम्मत दोबारा से ना आ जाए उसको फेस करने की। दुख होता है यार ऐसे सुन के।
हाँ जी, सासू माँ आ गई। मैम मेरी सास बहुत टॉक्सिक है। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेती है, घर में साग सब्जी भी नहीं लाती, जिस वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं 20 साल की हूँ, 2 बच्चे। इतनी छोटी एज में मेरे पैर के तलवे में बहुत दर्द होती रहती है। प्लीज़ गाइड मी। अब देख लो, 20 साल की हैं, 2 बच्चे भी हो गए हैं, 18 की, यानी कि कम से कम 18 क्या 17 साल की रही होंगी जब इनकी शादी हो गई। अब सास कहाँ हैंडल हो रही है 17 साल की लड़की से? या 30-30 साल की, 40-40 साल की, 45 साल की से नहीं हो रही तो दो 17 साल की बच्ची है ना, जो लाड़ प्यार में पली होती है, उन्हें कई बार तो कुछ अपना भी संभालना नहीं आता। हम वो सास को कैसे संभालेगी, कैसे वो 2 बच्चे संभालेगी? तो बेटा तुझे क्या मैं सलाह दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ये जो तलवे में दर्द हो रहा है ना, ये वही हो रहा है कि इतनी कम उम्र में, वैसे तो कम उम्र में खैर बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कम उम्र है तुम्हारी। 20 की तो हो जाती है, उसके बाद होता। तो मैं भी इस वजह से भी हो रही हूँ, खिलाई पिलाई उस टाइम केयर नहीं हुई है, वो चीज़ एक हो सकती है। बाकी ये है कि अगर वो सब्जी नहीं लाती है, वो तो जाके थैला लेके खुद चली जाया करो, ले आया करो अगर पैसे रहते हैं तो, ठीक है। और जी ये जी बात बात पे छोटी छोटी में मुंह फुला लेती है ना। तो किसी का फूला हुआ मुंह चिपकाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पिचकाने की। फूल रहा है ना, फूला रहने दो। बन रहा है तो बने हुए को बिगाड़ो नहीं। अपना जो काम है उसको कर लो अच्छे से, उनका मुंह देखे मत करो। टाइम मिलता कहाँ है इतना? मुझे तो खुद लगता है। और जब मेरी सासू माँ काम पे लगी रहती थी तब भी वही था, वो लगी रहती थी अपने काम में। अगर मैं रो भी रही हूँ ना, इनसे किसी बात पे झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, मैं उनके साथ ही किचन में काम कर रही हूँ, मुँह उठा के देखने की फुर्सत ही नहीं होती थी उन्हें कि रो भी रही है। तो कहाँ मिलता है इतना टाइम जब हम घर का काम कर रहे होते हैं कि मुंह उठा के देखें कि उसका मुंह फूल रहा है, पिचक रहा है। अपना काम करो, आराम करो, बच्चे देखो, ठीक है। एक तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में, शादी बच्चे सब हो गए। कोई बात नहीं, ठीक है। जल्दी बड़े भी तो हो जाएंगे। अब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम जवान रहोगी, उसके भी अपने फ़ायदे हैं, है ना। तो अपना जो है सब्जी का इतना टेंशन मत लो, खुद जाके ले आया करो, या गली में सब्जी वाला आया करो, उनसे ले ले करो। आया था जी घूंघट का, मैंने कहा था कि बात करो, जब इतना लंबा घूंघट है। अब उसमें इन्होंने और लोगों ने जवाब भी दे दिए, सब कुछ हो गया। ये कह रही है जी पॉसिबल नहीं है, बहुत कोशिश कर ली लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हस्बैंड से कहती हैं कि मेरे बस की ये घूंघट नहीं है, तो किलस वो झगड़ा हो जाता है। सास जो है वो बड़े बेटे को ज़्यादा वो करती हैं, प्यार व्यार। अरे तो कर लो ना प्यार, बड़े बेटे को करो, छोटे को करो, किसी को मत करो। तो बहू का घूंघट कहाँ से आ गया बीच में, ये नहीं समझ में आता। अब इसमें भैया वो करवा रहे हैं इतना, तुम धीरे धीरे ऊपर करना शुरू कर दो। गिरे जा रहा, क्या करूं? हटाना तो पड़ेगा भाई। अभी कह रही 7 मंथ प्रेग्नेंट हो, आगे आगे 2 महीने और फिर डिलीवरी होएगी। तो अगर डिलीवरी होएगी या फिर आपका सिजेरियन होएगा, नॉर्मल होएगा, जो होएगा वो घूंघट करके होएगा या अस्पताल में। मतलब पहले चलती थी ये चीज़ है, मैं मान रही हूँ कि, लेकिन भाई मेरा तो रुका नहीं था, मैं सही बताऊँ। और अभी मैं किसी का देखती हूँ ना बिना पिन के ऐसे लगा हुआ है, तो मेरे ऐसे होता हाय रे कैसे। मैं ढूंढती रहती हूँ पिन कहाँ लगाई है, नहीं रुकता है कई बार। तो आपका भी वही है, करते रहो उनको दिखाने के लिए कि मैं कर रही हूँ, रुक ही नहीं रहा। गिरता रहेगा अपने आप, धीरे धीरे नाम मात्र का रह जाएगा, फिर किसी दिन कहता है मुझसे नहीं होगा, छोड़ो करे। ऐसे करो भाई, तरीके से। एक कहना चाहिए एप्लीकेशन लगाई, फाइल पास हो जाती, सही रहता। नहीं हुई नहीं हुई, अब इलीगल तरीके से होएगा, ये होएगा। तो धीरे धीरे उसे कम करना, गिराना शुरू करो कि उप्स गिर गया, है ना। ऐसे करके बार 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 बार, कि फिर ये होएगा इससे एक घूंघट ही ना संभलता, या नहीं संभल रहा, क्या करूँ, हो ही नहीं रहा, गिरे ही जा रहा, गिरे ही जा रहा। तो पिन लगा ले, नहीं पिन लगाने से सिर में दर्द होता है। फिर इलीगल तरीके से घूंघट कम करो, लेकिन हटा लो। सही कह रही हो, बच्चे होने के बाद बहुत दिक्कत होगी। घूंघट संभालोगी, बच्चा पता लगा दोनों ही मुंह के बल गिरे पड़े हो, घूंघट रह गया।
दी ऐसे लोगों को कैसे डील करें जो अकेले कहीं मिल जाएं तो बात करें, मगर जब कभी झुंड में हो तो इग्नोर करें। बाद में मेरा मन नहीं करता बात करने का। अरे तो जब झुंड में वो इग्नोर कर रहे हैं तो झुंड है तो तुम और किसी से बात कर लो, उसी से ही बात करनी जरूरी है। अकेले में कर तो रहा वो बात, डील क्या करना है उसे। हो सकता है आपसे इंटरेस्टिंग उसे कोई और मिल गया झुंड में, तो आपको कोई नहीं मिलता, आपको उसी से ही बातें करनी है। मत करो, स्पेस चाहिए होगा उन्हें भी और तुम्हें भी, ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। हर चीज़ को डील करने की ज़रूरत नहीं होती, हर लड़ाई लड़ने की नहीं होती। नहीं कर रहा मत करो, कर रहा कर लो, सिंपल है चीज़ें। दीदी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले 3 मंथ फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेना कंपलसरी है क्या, फिजिकली और मेंटली हेल्थ। देखो जब इनफर्टिलिटी होती है ना तो ये सब चीज़ें लगती हैं, फॉलिक एसिड ये वो, लेकिन जब नेचुरली होता है तो कहाँ से फॉलिक एसिड खा लूँगी। तो कंपलसरी जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कमी है उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फिर ये खाई जाती है। फिजिकल और मेंटली हेल्थ के लिए क्या, वो मेन ओवल्यूशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि एग जो है वो अच्छे हेल्दी बने। नेक्स्ट, दीदी कोई कुछ बोला तो तुमने ये काम क्यों किया, जैसे कपड़े ये क्यों रखा और वो भी काम है, मैं अपनी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्या करूँ। क्यों नहीं कर पाती, तुमने ये काम क्यों किया तो तुम्हें पता नहीं है क्यों किया, जिसलिए किया बता दो। ये कपड़े क्यों धोए, सपोज करो गंदे हो रहे थे इसलिए धो दिए, तो इसमें जो करा है जिसलिए करा है वो आपको पता तो है ही, एक्सप्लेन क्या करना है, जस्ट वही बोल दो। नेक्स्ट, यहाँ बहुत मम्मी के चिल्ड्रन सीनियर क्लासेस में होंगे तो प्लीज़ हेल्प। ये डेली एनवायरनमेंट घर में ख़राब करता है। मेरे डॉटर ने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, अब 11th में भी उसने साइंस ली है, पर वो उतनी हार्ड वर्क करती नहीं है, उसमें भी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। लास्ट मोमेंट स्टडी करके पास हो रही थी अब तक, पर 11th की साइंस बहुत टफ है और वो थोड़ा स्लो है, आराम पसंद है, टीवी भी बहुत देखती है। घर का एनवायरनमेंट टेंस रहता है क्योंकि हम पेरेंट्स जब पढ़ने को कहते हैं वो दूर भागती है। प्लीज़ टेल क्या करें। चिड़िया चुग गई खेत, 11th में आप कुछ नहीं कर सकते उनका सिवाय कहने के, और अगर इसकी वजह से जो कलेश हो रहा है आपको वो भी नहीं चाहिए तो बस प्रभु के हाथ जोड़ो, है ना। सुबह बच्चों को उठाने का, तैयार कराने का, सुबह मन करता है शांत रह के ऊपर स्ट्रेचिंग करके ना, भजन सुन के खाना चलता रहे, लेकिन हो क्या रहा होता है, उठ जाओ, नहा लिए, तैयार हो गए, दूध पी लिया, लगातार चल रही होती है ये चीज़, है ना। बोलते रहते हैं ना क्या कि टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों के निगाह घड़ी बनी है, हम रख रहे हैं। हम इतने में ग्रेटफुल हैं कि एटलीस्ट हमारे आवाज़ कहने पे कर तो रहे हैं। बतेरे ऐसे भी हैं जिनके हिलाने से हिल भी नहीं रहे, बस आने को आ गई, है ना। तो भैया कुछ कर नहीं सकते, आप उन्हें बोल ही सकते हो। अब वो आपको कलेश लग रहा है तो उस कलेश के लिए तैयार रहो, लेकिन या तो उसे बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दो जैसा वो कर रही है, नहीं तो बोलना तो पड़ेगा, है ना। उसका शेड्यूल बना के कि भाई तू पूरा दिन मस्ती कर, आधा घंटे घड़ी से मिला के पढ़ ले मेरे सामने, शॉर्ट उसको स्लॉट दो टाइम का, इतना तो तुझे करना पड़ेगा। रिजिड रहो उस चीज़ पे, चाय पाए करे कुछ करे, आधा घंटे रोज़ पढ़ेगी तू, अभी भी इतनी बड़े नहीं हुई, कर लो कंट्रोल। लेकिन उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड भी वीक होएगा, थोड़ा घर में कलेश भी होगा, इट्स ओके, जस्टिफाई है वो चीज़। हेलो दी, मेरा नाम मीना है, मेरी शादी गांव में हुई है, सास बहुत चालाक है, मैं घर में रहती हूँ और काम करती हूँ, सास घर में रहती है और चुगली करती है मेरी, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाती। करा करो बात। और दूसरी चीज़ वही है, सास है बैठी है, सासों की गॉसिप यही होती है, बेबी तेरी बहू ने ये नहीं करा है, हमारी वाली तो उठती ना, यही तो रहती है। तो वो अपना धर्म निभा रही हैं, आप अपना धर्म निभाइए। हेलो दी, मुझे लगता है कि सब समस्या का समाधान है, बट मेरी समस्या का नहीं हो सकता है। मेरी शादी के 10 साल हो गए, बट मैं आज तक उनकी फीलिंग नहीं समझ पाई। मेरे पति 8 साल बड़े हैं, कोई बात शेयर नहीं करते, हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, बात बात पर गुस्सा होते हैं, मैं कैसे उनके दिल की बात समझूं। लड़ाइयाँ भी होती हैं, प्यार की कोई बात नहीं होती, बॉन्डिंग नहीं है, ज़िंदगी बेरंग लगती है, इससे मन बाहर भागता है। क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन होती है, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती, प्लीज़ बताएं। अभी जो मैंने बताया था ना
सास नंद भड़का रही है, हमारी लड़ाई हो रही है, जो मैंने बताया था डिटेल में कैसे बनेगा हस्बैंड के साथ बॉन्ड, वही है आपके लिए भी। जी आप कहते हो कि घर पर फिजिकल वर्क हो तो वर्किंग प्लेस पर मेंटली, मेरे केस में तो दोनों जगह फिजिकल वर्क है। नर्सिंग की जॉब करती हूँ प्राइवेट सेक्टर में, घर से भी दूर, 1.5 घंटा लगता है। घर आने जाने शाम जाने में भी कभी कभी तो ज़्यादा भी लगता है। फिर घर का काम हेल्प करवाने वाला कोई नहीं, सब घर के अकेले हैंडल करना पड़ता है। प्लीज़ दी बताना कैसे मैनेज करूँ। आप लगाओ मेड, खुद से नहीं कर पाओगी सारा, ठीक है। या फिर आपकी टाइमिंग ऐसी हो कि हाँ आने के बाद आपको 1-1.5 घंटे का रेस्ट मिल जाए, तब आदमी रिचार्ज होकर कुछ कर जाए, एक कप चाय मिल जाए, थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाए, तो ये है कि चलो जी दूसरी शिफ्ट के लिए शुरू। लेकिन बैक टू बैक अगर आप सोचोगे वहाँ पे भी आपको सारा काम करना है, यहाँ पर भी करना है, तो नहीं कर पाओगी। तो जब आप आती हो शाम के टाइम, उसी टाइम के लिए मेड हायर करो कि उसी टाइम वो आए, उसी टाइम काम करे, ठीक है ना, क्योंकि घर पे कोई कराने वाला नहीं है। तो हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते, अगर आपका शेड्यूल ऐसा है तो हेल्प लेनी पड़ेगी। इसी के साथ चौथी बार लाइट चली गई है इस वीडियो में। अब मैं लाइट ऑन नहीं करूँगी चाहे लाइट आ भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 45 साल की हूँ, मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहती हूँ मगर डर लगता है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं। अजी मैं क्या बताऊँगी, मेरा खुद का नहीं है कॉन्फिडेंस इसमें क्योंकि स्कूटी जब चलाती थी ना, सिंपल सी बात है, स्कूटी से अगर कुछ हुआ ऊंच नीच चोट लगेगी मेरे, दूसरे के कम लगेगी, मेरे ज़्यादा लगेगी। गाड़ी में अगर कुछ चूक हुई तो सामने वाला जान से भी जा सकता है। तो भाई मैं तो, मन तो देखो पता नहीं क्या, मेरा तो हवाई जहाज उड़ाने को भी करता है, लेकिन मुझ में नहीं है कॉन्फिडेंस, तो मैं आपको नहीं दिला सकती ये कॉन्फिडेंस। बाकी एक टेक्निकल वो बता सकती हूँ कि जिसके थ्रू मैं स्कूटी चलाने में कामयाब हो गई थी, अपनी मर्जी से छोड़ी है, लेकिन सोचा समझा डिसीजन था। किसी अच्छे ट्रेनर से अगर आप सीखते हो, वो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है अपने साथ चलवा चलवा के कि फिर आपको आ जाता है। लेकिन आप सोचो कि एक दिन सीख लो और सीधे सड़क पर लेके निकलो, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। तो भाई इसमें मेरे अंदर ही नहीं है, मैं आपको क्या दिलाऊं कॉन्फिडेंस। अगला, आप कौन सा फ़ोन यूज़ करती हैं अपने वीडियोस के लिए। ये वाला वीवो V29 प्रो, ये लिव लाइफ इजी के लिए है। और आओ बहन के लिए सैमसंग का है ये, पता नहीं कौन सा मॉडल है ये वाला, मतलब महंगा नहीं है ये वाला, सस्ता ही है, जिससे मैं अब आप देख रहे हो मुझे, ये वाला फ़ोन है। और स्टोरेज के लिए इनमें, और जो छोटा वाला मेरा सैमसंग का, उसमें सब में चिप डली हुई है मेमोरी की, और वो है भी 268 GB वाला है, मतलब इनबिल्ट मेमोरी भी उसकी काफ़ी है, बाकी उसमें चिप डलवा रखी है ताकि उसकी मेमोरी की स्टोरेज बढ़ जाए। चलो जी, बेटी की परवरिश कैसे करें, पिछली बार इस पर बात हो गई, इससे प्रीवियस वाला वीडियो आप देख लेना जाके, उसमें सब आया है। मैम मुझे चक्कर आते हैं थोड़े थोड़े, या डॉक्टर को दिखाओ किस वजह से आ रहे हैं। कई हो सकते हैं चक्कर के, साइटिक उसके सर्वाइकल की वजह से भी आ सकता है, बीपी की वजह से भी आ सकता है, माइग्रेन की वजह से भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर को दिखाओ। सुनीता जी मैं आपसे एक बार पूछना चाहती हूँ, मेरा कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग से पहले की फॉर्मेलिटी करने गई, सडनली कॉल आया था, वहाँ में सैटरडे है, आज तो छोटी बेटी को नेबर के यहाँ छोड़ के गई, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, अब मुझे नेबर सुना रही थी कि ऐसा जॉब करने की क्या ज़रूरत है, सोसाइटी और फैमिली सब लोग मुझे बहुत सुना रहे हैं, मैं इग्नोर करने का ट्राई करती हूँ, सडनली कॉल आया था, हस्बैंड छुट्टी नहीं ले पाए, कंपनी 45 किलोमीटर दूर है, पास कोई कंपनी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई करना। अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको सुनना पड़ रहा है, तो सुनना तो पड़ेगा ही, लेकिन जब मन बना लिया नौकरी करने का, तो जब परमानेंट हो जाओगी कि जाना ही जाना है, तो ऑब्वियसली आप रोज़ तो नेबर के पास छोड़ोगी नहीं, कोई व्यवस्था बनाओगी। लेकिन वो है कि सिर मुंड आते ही ओले पड़ गए, वो वाली आपके साथ कहावत हो गई। इट्स ओके, कुछ टाइम बाद ये चीज़ें डाइल्यूट हो जाएंगी, ब्लर हो जाएंगी। नेक्स्ट, हाई दी, रिसेंटली माई BEd इज़ कम्प्लीटेड, और प्री स्कूल टीचर थी जब प्राइमरी सेक्शन में, 5 जून से न्यू स्कूल में ज्वाइन कर रही हूँ, मैथ सब्जेक्ट फॉर 2, 3, 4, तो मुझे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए न्यू ज्वाइनिंग से पहले। मेरा बेटा 4th में है, बट आपने बेटे को स्टडी कराना और क्लास में टीचिंग दोनों डिफरेंट होता है, प्लीज़ गिव मी सजेशन सो दैट आई कैन एडजस्ट इन न्यू स्कूल। ये मेरी 3rd जॉब होगी, फर्स्ट प्री स्कूल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, सेकेंड का अच्छा था, बट बिग का कुछ आइडिया नहीं, थोड़ा सा डर लग रहा है, प्लीज़ सजेस्ट। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन
ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो से मिल जाता है। तैयारी कुछ नहीं करनी है, जो दूसरी तीसरी चौथी का गणित होता है वो सबको आता है जो टीचिंग करने के लिए जा रहा है। मेन तैयारी है आपके व्यवहार की। वहाँ जब जाओगी तो मेन आप बस एक मूल मंत्र हमेशा याद रखो, बीइंग अ टीचर, जब भी किसी को पढ़ाने बैठो, वी आर हियर टू हेल्प। उसको वो चीज़ नहीं आती, हम उसकी मदद करने के लिए हैं बच्चे की। जब तक ये चीज़ दिमाग में रहेगी उस पर गुस्सा कम आएगा, उसकी प्रॉब्लम को आप कई तरीके से सोच पाओगे कि कहीं इसको ये प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं इसको वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक है, बच्चों के नाम, कुछ अच्छा करें तो उसकी तारीफ, ये बहुत ज़रूरी है। और आप तो प्री स्कूल से जा रहे हो ना, तो उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे बिना मतलब सोच रहे हो। बाकी सब्जेक्ट पे कमांड इतना बड़ा दूसरी तीसरी चौथी का मैथ होता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें कन्फ्यूजन है, अपना क्लियर रखो कॉन्सेप्ट कि हाँ ऐसे, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देन पूरे दिल से विद अ स्माइल बच्चों को पढ़ाओ। देखो जाके बच्चे, जैसे पेरेंटिंग होती है ना, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, आपके बच्चे आपको सिखाते हैं। सेम चीज़ है, आप अपनी विषयात्मक नॉलेज लेके वहाँ पे जा सकते हो। अब उनको पढ़ाना कैसे है वो आपको वहाँ जाके खुद ही पता लगेगा, कौन से बच्चे को कैसे डील करना है। जस्ट ये बात याद रखना, वी आर हियर टू हेल्प। दीदी मैं कविता यूपी से, मेरे 2 किड्स हैं, 1 16 ईयर डॉटर, 13 ईयर बॉय। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले रहे हैं, नेक्स्ट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम दोनों की फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं। मैं काफ़ी सैड रहती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन सी टेट एस टेट क्लियर कर रखा है। मेरे साथ ट्रेन में मेरे सामान काफ़ी चोरी हो गई, जिससे मैं अभी उबर नहीं पाई हूँ। प्लीज़ दी हेल्प मी, थैंक्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सामान चोरी हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। अब आपके वहाँ सोचते रहने से वो सामान उगाएगा दोबारा? उस चीज़ से आप निकल लो, उस घटना से वो ले लो एक तजुर्बा कि भाई मैंने यहाँ पर ये चीज़ रखी थी और चोरी हो गई। आइंदा से उस चीज़ को लेकर अलर्ट रहना, एक सबक मिल गया आपको, ये हो गया। बाकी जब फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, बच्चे आपके बड़े हो गए, सी टेट एस टेट कर रखा है, इतने अगर वो नहीं मिल रही सरकारी, तो आप इतने प्राइवेट जॉब पकड़ लो, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हस्बैंड आपकी जॉब की तैयारी कर ही रहे हैं, तो ये कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या आपके पास क्योर स्किन की किट आई थी, तो क्या वही आप रोज़ क्योर स्किन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके स्कूल जाती हैं? जी, उसी का फेस वॉश, उसी की सनस्क्रीन, वो सब लगा के, और ग्लिसरीन रहती है, लेकिन ग्लिसरीन वाला सीरम ज़रूर लगाती हूँ। अकेले उन्हें नहीं लगा रही, उनके साथ ही लगा के मैं डेली जाती हूँ। चलो जी, हाय। मेरा बेटा 5 साल का है, बेटी 3 की। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। बेटा बेटी को चीज़ मार देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उसे मार देती हूँ। अब मेरा बेटा मुझसे बहुत चिढ़ने लगा है कि मैं उसे प्यार नहीं करती, वो बहुत वीक है बॉडी से, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है खुद पर कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। कल को उसका और मेरी बॉन्डिंग ख़राब होती जा रही है, आंसर ज़रूर कीजिएगा। 5 साल का बेटा है आपका, है ना, और लड़की है 3 साल की। इस टाइम पे आपको उसे सिखाने के लिए स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा। लेकिन बात यह है, जब आप उसको डांटो या मारो, बड़े लड़के को अपने, साथ में छोटी को भी धमका दो। ये पता है, पढ़े लिखों की बात नहीं है ये। मतलब मेरी मम्मी अनपढ़ थी, अपना नाम वगैरह भी बड़ी मुश्किल से, मैंने जब बड़ी हो गई थी मैंने उनको अपना नाम लिखना सिखा दिया था बस। तो पेरेंटिंग क्या है ये वो उनको कुछ नहीं पता। उनका सिंपल सा रूल था, हम सारे भाई बहन, किराएदार, हमारे कज़िन जो आसपास रहते थे, वो सब, हम 12 बच्चे समझो मिल के खेल रहे हैं। ठीक है, एक ने गलती कर दी कुछ भी, जिस पे पिटाई होगी, लाइन से खड़े होंगे सारे। भले मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है क्या हो रहा है, जिस पता है कि हाँ इस भैया ने ये करा है या दीदी ने वो करा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसमें मेरा क्या रोल है। लेकिन जब पिटाई होगी या डांट होगी ना, तो लाइन से सबकी पड़ेगी, और जिसने गलती की होगी उसके 1 2 चांटे लगेंगे, बाकी के हल्का हल्का टुनकाया जाएगा। मैं सबसे छोटी हूँ, अच्छा तू भी थी, आके बता नहीं सकती थी, मुझे शायद डांट में छोड़ दिया जाए, लेकिन लपेटे में सारे आएंगे। तो अब मुझे समझ में आता है कि वो हमें लगता था कि मम्मी क्यों करती हैं यार हम सबका, लेकिन उसमें डबल फायदा होता था। एक तो हम भाई बहनों की आपस में बॉन्डिंग हमेशा सही रहती थी, क्योंकि बुरा कौन बन गया? मम्मी, बिना गलती के हमें डांट दिया।
भाई बहनों की बॉन्डिंग में लेकिन बहुत बढ़िया असर उसका होता था। दूसरी चीज़, कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं आया आज तक कि हमारी मम्मी मुझे कम प्यार करती है इसको ज़्यादा, क्योंकि प्यार, गले लगाना, कडलिंग ये नहीं मिला हमें कभी। लेकिन चांटे से पता लग जाता था कि भाई तुझे भी उतना ही मार पड़ी जितनी मुझे, या फिर ये तो बिल्कुल छोटी सी है ना, ये इसको डांटनी पड़ी बस। तो मतलब वो भी एक मापदंड है कि मेरे को तो ज़्यादा मार पड़ी थी, तो मैं स्ट्रांग हूँ। उसमें भी एक पॉजिटिव वो आती थी हम लोगों के बीच में। तो अब मुझे लगता है एज अ पेरेंटिंग तो अब मैं सेम चीज़ फॉलो करती हूँ। मान लो आराधना ने गलती कर दी और उस पर मुझे चिल्लाना है, उस टाइम पर मैं भूल के भी आराध्या को पॉजिटिवली उसके साथ बात नहीं करूँगी। उसकी भी कोई अगली पिछली पुरानी ढूंढ के ना उसको भी कि हाँ तू क्या कम है, तूने ये किया था। तो कहीं ना कहीं वो तुरंत बैलेंस आउट हो जाता है। ये नहीं लगता बच्चों को कि भाई मुझे कम प्यार कर रही हैं, दोनों एक साथ डांट खा रहे हैं, चाहे अपने पुरानी उस पर खा रहे हैं, उन दोनों में आपस में रहेगा कि यार डांट पड़ गई। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो कि जब अपने बच्चे को, बड़े वाले को डांटो मारो, उसे मारने के लिए साथ में 3 साल वाली को भी कह दो कि तो ढंग से नहीं खेल सकती थी, भैया से दूर रहेगा जब उसके हाथ में चीज़ है, या फिर तो बेटा चीज़ से लग सकती है, चीज़ से मत मार। ऐसा थोड़ा बहुत चलो कर रहे हैं, सब बच्चे करते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग से खेलो उनके भी और अपना दिमाग चलाओ तो हो जाएगा। अभी इतने छोटे हैं तो मैंने इतना लंबा किस्सा आपको सुना दिया। राधे राधे दी। कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं 11 साल से मायके में हूँ, एक बेटा है 11 साल का, घर का सारा काम करती हूँ जैसे मैं ही बहू हूँ। भाभी मज़े से रहती है, 7 ईयर से सेपरेट रहती हूँ पापा और छोटे भाई के साथ, फिर भी भाभी जीने नहीं देती, खुद कुछ नहीं बोलती, भाई के कान भरती है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम करती है, जबकि हम 15-17 किलोमीटर दूर रहती है, फिर भी उसे चैन नहीं। मैं कभी भी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, कैसे डील करूँ। पूरी चाणक्य नीति अपनाती है, गड़बड़ को वो करे, झेलना मेरे को पड़ता है। अवॉइड एंड डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। अवॉइड करो। वो कहना चाहिए मानसिक रूप से बीमार है वो औरत, इसका मतलब ये है। जो आपके बिना छेड़े ही लगातार सालों साल फन मारती रहे ना, उससे गुस्सा नहीं, सिंपति रखो। अंदर उसके कितना निगेटिविटी भरी पड़ी होगी, जो अंदर है वही तो आदमी निकालता है। तो जस्ट अपने रास्ते चलते रहो। उसको बस ये है कि भाई के साथ जुड़ी हुई है इसलिए देखना है, बाकी इनविजिबल हो जाए वो आपके नज़र में, ऐसे बन जाओ। अब ये जो पिछली बार पूछा था ना कि 19 ईयर ओल्ड जिसकी शादी ज़बरदस्ती पेरेंट्स ने कराई थी, उन्होंने फिर भेजा है, मैम मैं उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँगा, बस मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। तो यही बात थी। हाँ तो ये बात थी ना, आपने तो कमेंट में ये लिख दिया कि मैं तो मम्मी पापा से कह दूंगा शादी तुमने कराई है, हनीमून भी तुम मना लो। तो उस बात पे मैं कह रही थी कि भाई जो उसका अधिकार है लड़की का वो तो दोगे। अब आपके और आपके माता पिता में जो चल रहा है वो चल रहा है, उसकी सज़ा कोई वो क्यों भुगते। तो अब उसको किसी भी आपकी एक्टिविटी से ऐसा ना लगे कि हाँ आपकी मर्ज़ी के बिना शादी हुई है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपको गुस्सा दिखाना है अपने माता पिता को दिखाओ इस चीज़ का, लेकिन उस लड़की की कोई गलती नहीं है। पॉजिटिवली सोचो उस चीज़ को, है ना। तो उसको खूब प्यार से अच्छे से रखो। अब हो गई ठीक है, क्या है, अब जो हो गई हो गई, इसी उम्र में लिखी होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, और लेडी लक भी तो होता है, हो सकता है उसके आने के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी करवट ले ले। तो हमेशा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। अगर आपके साथ ये रिश्ता लिखा है उसका, तो अब अपने पूरे मन से कहना उसको निभाओ और देखो सब कुछ अच्छा होगा। आज तो क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 9 मंथ का। 5 ईयर का वो बहुत ज़िद्दी है, मेरी मम्मी के पास रहता है, क्योंकि वो जब से नानी के पास गया वापस नहीं आता, उसे वहीं अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है वहाँ रहकर कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गया, कुछ भी नहीं सुनता, खाने में सब्जियाँ भी नहीं खाता, भिंडी खाता है, कुछ समझाओ तो समझता नहीं। ये तो होना ही था, वहाँ पे जाएगा तो वही है, माँ तो लगी रहती है हिलने में कि भैया ये कर वो कर। किसी और के घर छोड़ोगे बच्चा तो वो तो इजी वे में, अच्छा बेटा मोबाइल देखना, चाहो उनकी छुट्टी 2 घंटे की, अच्छा ये नहीं खाना, ले चिप्स खा ले, वो तो इजी तरीका ही अपनाएंगे। तो वही हुआ है। अब उसे किसी भी तरीके से अपने घर लेके आओ, आना चाहे नहीं चाहे, रोएगा पिटेगा टेंट्रम दिखाएगा, लेकिन ले आओ उसे।
जितना टाइम बचेगा ना वहाँ पे ज़्यादा बिताएगा उतना उसकी आदतें और ख़राब होंगी। अभी मैं कह रही थी ख़त्म नहीं हो रहा, आ गया लास्ट क्वेश्चन। आपके मैके वाले बड़े प्रैक्टिकल हैं, ये चाहिए तो इन्होंने क्वेश्चन का ही जवाब दिया था। तो यहाँ पर हमारे एपिसोड 86 के, ठीक है जी, 119% ख़त्म हो गए। और इनमें से आपको अच्छे लगे हों, आपके लिए पॉजिटिव रहे हों, आपको लगे ऐसे किसी और के साथ भी हो रही है स्ट्रगल, उसको शेयर करना चाहो कर देना, क्योंकि आज का ये वीडियो ना बड़ी विपरीत परिस्थितियों में शूट हुआ है। तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स इसका आता है। फिलहाल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 87 के क्वेश्चन के आंसर्स लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे सॉर्टेड एंड स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज।